ठीक है गाइस, तो मुझे आपको ये बताना था कि ये क्लास में क्या होगा कि जैसे जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे लेट्स से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर वन में हम जो भी चीज क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, मैं आपको लिखाऊंगा, मैं आपको नोट्स भी दूंगा, मैं आपको डिक्टेट भी करूंगा, मैं आपको केस स्टडीज भी दूंगा, करंट अफेयर में जो भी होगा वो सब कुछ आपको यहाँ पे स्पून फीड किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? ताकि आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए, है ना। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बाकियों के ऊपर ऊपर एज मिलना चाहिए, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी ये है कि एंथ्रोपोलॉजी हर एक बच्चा ले रहा है, लेकिन ये कहीं पे भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं करेगा कि आप एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हो तो आपकी सिलेक्शन होनी ही होनी। मैं आपको बताऊं कि काफी सारे ऐसे मैंने पर्सन, खुद मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि पढ़ाते भी हैं कहीं कहीं जगह, लेकिन उनका खुद का मेंस नहीं निकल पाता। तो क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन यही है कि हम ना पेपर नहीं समझ पाते हैं, हम एग्जामिनर की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं। और जब तक आप बिना एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझे कहीं पे भी अटेम्प्ट दोगे, चाहे वो ऑप्शनल के अलावा भी हो, एथिक्स हो, ऐसे हो, कुछ भी हो, हमें ऑप्टिमम मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे आपको ये बताना है कि इस कोर्स में हम आंसर राइटिंग भी करेंगे, और ये आंसर राइटिंग सिर्फ ऐसी नहीं है कि जब आपके 4 मंथ्स, जब तक आपकी क्लासेस चलेंगी तभी तक आप हमसे जुड़े रहेंगे। आप हमसे एंड तक जुड़े रहेंगे, जब तक आपका बेसिकली लास्ट डे जो आपका पेपर का रहेगा तब तक। ठीक है, हाँ, इन पैरेलल हम हो सकता है कि कुछ और टेस्ट सीरीज भी दें, लेकिन आपके साथ हमारा कनेक्शन डे लास्ट डे तक रहेगा। जो भी असाइनमेंट्स होंगी, जो भी आंसर राइटिंग होगा, वो आप सबको इसी में अवेलेबल होगा। ठीक है, जब तक आपका मेंस नहीं निकलता। इसके बाद नेक्स्ट चीज की काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या ये सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी के लिए ही है, या हमें जीएस के लिए भी हेल्प मिलेगी, या बाकी चीजों के लिए भी? तो देखो, पूरा फुल फ्लेज कोर्स आपका चलेगा, लेकिन मैं पर्सनली अपने एंड पे, जैसा बाकी भी आप क्लासेस में ऑब्जर्व करते हो, कि बेशक एंथ्रो की भी क्लास होगी ना, लेकिन अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज लगेगी बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं वो साथ साथ आपको वो भी चीज बताऊंगा। ठीक है, बाकी फ्री वाला जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा था जीएस का, वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसकी टाइमिंग्स थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब ये वाला स्लॉट नहीं है। प्लस एक टाइमिंग्स पे बात कर लेते हैं। काफी सारे बच्चे जो हैं वो ये बोल रहे थे कि सर हमें टाइम का थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हो। तो देखो, मैंने पहले सोचा था कि थोड़ा सा जल्दी करते हैं, लेकिन क्योंकि काफी बच्चों ने बोला कि अभी रमजान चल रहे हैं तो शाम को वो उस टाइम नहीं निकाल पाते, इसीलिए हमने इस क्लास को 8 to 10 रखा हुआ है। हम कोशिश कर सकते हैं इसको थोड़ा सा जल्दी करने की, है ना, लेकिन शाम को इसलिए रखा है कि जो लोग वर्किंग हैं तो उनको फर्क ना पड़े। तो देखो, आपको पढ़ना है, मैंने पढ़ाना है, हम सिंक में आकर इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई भी मतलब एक बच्चा भी है जिसको लेट से इससे पहले वो ज्वाइन नहीं कर सकता, तो फिर हम ये चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर सबको सबके लिए सही रहेगा तो देन वी कैन वर्क इट आउट। ठीक है, और इसके अलावा देखो, मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको केस स्टडीज वगैरह, करंट अफेयर, वो सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ, एक बेस्ट पार्ट मैं आपको इस क्लास का बताता हूँ, ना सिर्फ इस क्लास का, मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, चाहे वो जेकेएसएसबी की क्लास हो, चाहे वो केएस की क्लास हो, चाहे वो ऑप्शनल की क्लास हो, मैं हर एक क्लास में इनिशियली 5 to 10 मिनट्स करंट अफेयर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आपके व्यूज थोड़े से वैसे भी हो सकते हैं कि सर करंट अफेयर हम डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि करंट अफेयर मुझे डिस्कस करना ही करना है क्लास में, क्योंकि देखो करंट अफेयर से ही पेपर आता है। हो सकता है आपको आज की डेट में ये रियलाइजेशन ना हो रही हो कि करंट अफेयर की रेलेवेंस क्या है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा ना कि हमने 5 मिनट या 10 मिनट क्लास से पहले करंट अफेयर डिस्कस करना है, तो एटलीस्ट उस बहाने आप लोग घर जाके पढ़ोगे करंट अफेयर। अगर मैं ये ना बोलूं तो आप फिर नहीं पढ़ोगे, और अगर आप नहीं पढ़ोगे, आपकी लर्निंग्स जो होगी ना, मतलब आप मान लीजिए कि आप सिर्फ 50% ही अपना कवर कर पा रहे हो, बाकी 50% आप छोड़ रहे हो। और मैं आपको सच में यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप पूछ सकते हो बच्चों से, जो हमारे क्लास स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि जब से उन्होंने करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किया है तो उनको पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट आ रहा है। अभी जैसे जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है एंथ्रोपोलॉजी की, तो कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे केस स्टडीज लेके आते हैं, जैसे आज भी कट्टू नायर ट्राइब है। तो इस तरीके से आगे पीछे बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पिक करने लगते हो क्लास में बताने के लिए, तो इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो इस पढ़ाई का देखो, मेरा मानना ये है कि ये पढ़ाई जो है ये बोरिंग तरीके से नहीं की जा सकती, इसीलिए मैं क्लास में आपको कभी मूवीज बताता हूँ, कभी सीरीज बताता हूँ। तो इस तरीके की चीजों से मुझे, क्योंकि मैं खुद भी ना बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो ही मैं पढ़ सकता हूँ। तो एंथ्रोपोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, एंथ्रो को पढ़ा भी मैंने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। तो इसलिए मुझे लगता है कि देखो, किसी भी चीज में जब आपको इंटरेस्ट होगा ना, आप उसको बहुत अच्छे से करोगे। बेशक हो सकता है कि वो चीज बाकियों के लिए बोरिंग हो, लेकिन आपके लिए अगर वो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई जा रही है तो आपको बहुत दिलचस्पी आएगी उसमें, और आप खुद से एक्साइटेड मोड में उसको करोगे।
अब मुझे पता है, देखो मैं क्लास में बच्चों को कराता हूँ, तो बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं, वो खुद ही न्यूज़ एक कोई बोल देता है तो दूसरा बोलता है मैंने भी यही पढ़ी हुई थी। तो क्यों? क्योंकि वो एंथ्रो की न्यूज़ डिस्कस करना चाहता है। प्लस आंसर राइटिंग में देख लीजिए, बच्चे सारे अपने आंसर्स भी चेक कराते हैं, जो पीवाईक्यूज़ है वो भी चेक कराते हैं। और कुछ बच्चे तो क्लास में मतलब इतने टैलेंटेड हैं, वो क्या करते हैं कि अगर एक दफ़ा मैं उनको आंसर देता हूँ और उसमें कुछ करेक्शन आती है, तो वो दोबारा आंसर लिख के मुझे चेक कराते हैं। तो अगर वैसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, तो और मुझे बताओ किसका होगा? इतना तो मुझे नहीं लगता कि हम भी अपने टाइम पे कर पाते थे। लेकिन हाँ, हम कोशिश करते थे अचीव करने की, लेकिन कई बार होता था, कई बार नहीं हो पाता था। तो जो बच्चा पूरी कंसिस्टेंसी से उस चीज़ को कर रहा है, जो भी मैं आपको आंसर्स दे रहा हूँ लिखने के लिए, आप डेली बेसिस पे या 2-3 दिन के बाद, या कोई बीमार हो रहा है, चलो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एटलीस्ट वीकली आप लोग आंसर्स लिख के मुझे भेज रहे हो इवैल्यूएशन के लिए, तो उससे देखो मुझे भी इंटरेस्ट बना रहेगा, और मैं भी आप में पर्सनल इंटरेस्ट लूँगा कि हाँ, अगर कोई बच्चा जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो मैं क्यों ना उसके साथ मेहनत करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं पर्सनली, वो कोई और बच्चा फेस ना करे। इसीलिए मैंने एक 7-8 वीडियोज़ का जो कोर्स था, वो बना के फ्री ऑफ कॉस्ट अपना यूट्यूब पे डाल दिया। कोई नया बच्चा जब तैयारी करने आता है, तो उसका साल 2 साल बेकार ना हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे जब तैयारी करने आते हैं, इनिशियली 1-2 साल उनका वेस्ट निकलता है। तो उस सब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंथ्रो में अगर आप लैंड अप कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आप आते ही गलत गाइडेंस की वजह से इधर-उधर जो है वो भटक जाओ। उसमें से सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मैं आपको बताऊँ कुछ बच्चों का, कि कुछ मार्केट में ना बुक्स मिलती हैं, जैसे अक्षर जैन हो गई, विवेक बासमे हो गई, बहुत अच्छी बुक्स हैं। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि इनको पढ़ के हमें एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगी और हम पेपर निकाल लेंगे, और उनको भ्रम रहता है कि अगर उन्होंने ये बुक्स अच्छे से पढ़ ली, रट्टा मार लिया, तो फाइनल डे में उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो देखिए, मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ कि इनको पढ़ के आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं होगी। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिनकी होनी थी उनकी हो गई है। ये बुक्स जब आई है ना, 1-2 साल पहले 2019 में आई है शायद अक्षय जैन की, मतलब इसी के आसपास आई। तो बुक्स का पता चलते भी 1-2 साल लग जाता है। अब होता क्या है कि जो फर्स्ट लेयर ऑफ स्टूडेंट्स होती है, जो उसको पढ़ती है एक बार, तो उसको बने बनाए नोट्स मिले, वो उसको बहुत अच्छे से क्रैम भी कर लेगा, और जब आंसर वो लिखेगा, उसके आंसर में वैरायटी भी आएगी और उसको एग्जामिनर नंबर देगा। लेकिन आप मुझे बताओ, जब सारे बच्चे वही बुक पढ़ने लग पड़ेंगे, सेम आंसर इन द सेंस कि इंट्रो भी सेम होगा, जैसे सिविलाइजेशन, और मैं अभी आप मैंने शेयर भी किया हुआ है, आप चेक करना, बड़े बच्चों को मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था, कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन, जो फ्री की असाइनमेंट्स मैंने मेन ग्रुप में अपनी डाली हुई है, विशाल वाले ग्रुप में, उसमें आप चेक करना, कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन। तो मैक्सिमम बच्चों की मैंने आंसर शीट्स आपको जितनी भेजी होंगी, जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा, ऐसे बाहर से पढ़ के भी लोग अटेम्प्ट करके दे रहे थे, तो सबने उसको शुरू ही वहीं से किया, अकॉर्डिंग टू मैकआइवर एंड पेज, अकॉर्डिंग टू मैकआइवर एंड पेज। तो देखो, दी मैकआइवर एंड पेज नहीं है, लिखना आपने वही है, लेकिन आप थोड़ा सा स्टाइल तो चेंज करो। आप पहले कुछ और लिख दो, लास्ट में लिख दो बाय मैकआइवर एंड पेज। तो एग्जामिनर, अगर आप खुद भी होगे, आप मुझे बताओ, आप अगर दिन की 10-20 कॉपीज चेक करोगे, तो सब में सेम चीज आ रही है निकल के। ठीक है, और ये पेपर देखो कैसा है, ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, और इंसान समझता है कि जो एस्पिरेंट है, मतलब एग्जामिनर, मैं समझूंगा कि जो एस्पिरेंट है उसको इन डेप्थ नॉलेज है इस सब्जेक्ट की। तो अगर इन डेप्थ नॉलेज होगी, तो क्या आपको लगता है कि सारे के सारे बच्चे सेम तरीके का आंसर अगर देंगे, तो मैं समझूंगा कि ये सारे इंटेलिजेंट नहीं ना समझूंगा, मुझे लगेगा कि ये रट्टा मार के दे रहे हैं। तो सिमिलर थिंग हैपेंस कि वो जब लिख के आते हैं, उनको नंबर नहीं मिलते। नंबर सिर्फ इस वजह से नहीं मिल, बुक का कोई दोष नहीं है उसमें, उसमें दोष आपका है, और साथ में आपके वक्त का है कि सब वही पढ़ के वही लिख कर आ रहे हैं, तो वैरायटी नहीं रहेगी, आपको मार्क्स मिलेंगे वैरायटी के। आप पढ़ो उनको, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करो बाकी चीजों से, और लिखते टाइम अपना आंसर इस तरीके से लिखो, अगले को पता ना चले कि आप डायरेक्ट कॉपी करके लिख रहे हो। अपना राइटिंग स्कीमा जो है उसको चेंज करो। कुछ बच्चे तो राइटिंग स्कीमा भी चेंज नहीं करते हैं, वो सेम एज इट इज जो है वैसे का वैसा लिख कर आ जाते हैं। खैर, मैंने पर्सनली जो चीजें फेस करी थी और इम्प्रूवमेंट्स करी थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे मार्क्स मिले, ना सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी में, बल्कि ऐसे GS4 और बाकी चीजों में। तो वो जो भी मेरी लर्निंग्स होंगी, वो सारी निकल कर आएंगी इस लेक्चर में, इस कोर्स में। तो आप अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो मैं इसको एंड तक लूंगा। ऑनलाइन क्लास का ये भी है कि कल को जैसे मेरी पोस्टिंग हो जाती है, तो उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका इस पे जीरो इफेक्ट पड़ने वाला है, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। इसीलिए, क्योंकि हमने टाइम भी यही रखा हुआ है। इन बिटवीन हम हो सकता है कि और क्लासेस भी लगाएं, जैसे GS की क्लास लगाएं, तो उसका टाइम भी हम फिर या तो मॉर्निंग में रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है गाइस। तो इसके अलावा अब हम इसको थोड़ा सा अपने लेक्चर को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। मैं देखता हूँ कि आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है जिसको मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया हुआ है, तो फिर मैं उन क्वेश्चंस को ले लूंगा। आप लोग मुझे क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हो इस कोर्स से रिलेटेड, जो भी आपका डाउट है, कुछ भी आपका डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो उसमें। ठीक है।
किसी का भी नहीं आया अभी तक, तो आप लोग पूछ नहीं पा रहे हो कि मसला क्या है, या आपके पास वो नहीं है कोई, मुझे आपके पास एक्सेस तो है ना लिखने का? ऐसा तो नहीं है कि आप टाइप नहीं कर पा रहे इस ग्रुप में? लिख तो पा रहे हो ना आप लोग? आप लोग लिख पा रहे हैं ना इस ग्रुप में? यस, ठीक है। ठीक है अमित, आई गॉट यू। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। तो आप लोगों को अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं फिर आप सबसे पहले मैं आपसे सिलेबस शेयर करता हूँ एंथ्रोपोलॉजी का। गाइस साथ में मुझे बताइए कि क्या कोई है आपका फ्रेंड जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन करवा लिया है। क्या अभी कोई ऐसा है? अगर कोई है तो मुझे बता दीजिए। अभी भी कोई ऐसा है जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया है, आप लोगों को पर्सनल मैसेज कर रहे हैं? तो आई बिलीव कि कोई भी नहीं है। इकरा वगैरह भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए मुझे पता है कि अभी रमजान चल रहे हैं, काफी सारे बच्चे होंगे जो थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे। तो हाँ, एक चीज मुझे आपको और बतानी थी कि जो रिगार्डिंग दिस कि लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो पहले तो इसके पीछे मेरे क्या विजन क्या है मेरा, उसको आप लोग थोड़ा सा ना समझने की कोशिश कीजिएगा। विजन मेरा ये है कि इसको मैं जितना इंटरेक्टिव रखना रख सकूं उतना रखूं, ठीक है। और मैं आपको भी यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग भी ना अपने माइंड को वैसे ही डेवलप करो कि जितना इंटरेक्टिव रख सको इतना रखो, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस का क्या हो जाएगा ना कि उसमें हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर किसी की क्लास मिस होती है, लेट्स से कभी कभार आप लोग कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर हम ट्रैवल करते हैं कभी कभी, तो उसके लिए मैं आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने एक ऐप है, एक ऐप बनाने अभी ऐप बनाने के लिए हमने दे दी है, जिसमें कि हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने सारे लेक्चर जो हैं वो उसमें डाल दें, और आपको बाद में इन लेक्चर्स का भी एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो वो उस पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको बेसिकली एक बार आप जब मुझसे जुड़ जाएंगे ना, आपको फिर अब अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ टेक केयर करूंगा, जितना हो सकेगा ना हम आपको यहाँ ही से प्रोवाइड करेंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा, अगर आपकी क्लास मिस होती है, कुछ भी होती है, तो यू डोंट नीड टू वरी। अगर आपको समझ नहीं आता, अगर कोई डाउट, हाँ डाउट सेशन से रिलेटेड बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो क्या चीज़ है, तो डाउट सेशन देखो ये है कि लेट्स से आप कभी क्लास मिस आउट कर लेते हैं, या फिर क्लास के टाइम पे घर में कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, आप लोग बीच में कभी इधर उधर जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आती, तो उसमें देखो ये है कि आपने शर्माना नहीं है। जितने भी बच्चे हैं ना, जैसे 39 स्टूडेंट्स हैं अभी, ठीक है, इनमें से कुछ तो है मेरे नोन है, वो लोग तो जानते हैं। मेरा आपसे एक ये वो रहेगा कि आप लोग शर्माइएगा मत। नहीं आता है तुरंत पूछो, क्लास में पूछो, उसी वक्त पूछो, बाद में पूछो, मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछो, जैसे पूछना पूछो। मेरे से नहीं पूछना है, अपने जो फ्रेंड्स हैं इस क्लास में उनसे पूछो, क्योंकि जो शर्मा गया ना वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर्सनली जब मैं पढ़ता था, अगर मुझे किसी टीचर से कोई मतलब मान लो कोई बात समझ नहीं है, उस टाइम माइंड मेरा कहीं और था। जरूरी नहीं है ना हमेशा माइंड हमारा पढ़ाई पे रहे, बीच में कुछ कई चीजें होती, 100 चीजें माइंड में चल रही होती। तो इन सच सर्कमस्टांसेस अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती, आपने बिल्कुल भी हिचकना नहीं है, आपने बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। छोटे से छोटा क्वेश्चन, बेकार से बेकार क्वेश्चन जो होगा, आपने हिचकना नहीं है, पूछना है आपने मेरे से, ठीक है। अगर आप नहीं पूछोगे तो मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। अगर मेरी कमिटमेंट ये रहेगी कि अगर मान लो मुझे इस बैच में ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए,
मैं अचीव कर रहा हूँ कि जितने कम बच्चे हों, चाहे 10 बच्चे ही हों, लेकिन वो मेहनती हैं। वो 10 के 10 को मैं पर्सनल अटेंशन दूँ, उनसे मैं चेक आउट करूँ कि उनको कोई परेशानी आ रही है, कोई कंसेप्ट समझने में कोई परेशानी आ रही है। जब भी वो आंसर्स लिख रहे हैं, तो क्या उनके आंसर्स अगर उसमें 1 नंबर की भी गुंजाइश है, तो मैं उनको और इम्प्रूव करवाऊँ कि वो 1 मार्क्स एक्स्ट्रा वो कैसे ले सकते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, तो फिर मैं देखूँगा कि इनको और ऊपर कैसे लेके जाना है। तो जो बच्चा जिसका लेवल यहाँ पे है और जिसका लेवल यहाँ पे है, मुझे दोनों के लिए दोनों को ही पैरेलली ऊपर लेके जाना है, और ये जहाँ पहुँच जाएगा, फिर मुझे दूसरों को भी लेके जाना है। तो वो तभी होगा अगर आप मेरा साथ दोगे। और आपने मेरा साथ कैसे देना है कि जब आपको कोई चीज़ समझ ना आए, तो आपने मुझे पूछना है, ठीक है? उसी वक़्त पूछो, बाद में पूछो, जब भी पूछना है पूछो, लेकिन पूछो, बाकियों से नहीं शर्माना है। क्योंकि मेरा पर्सनली मुझे ये लगता है कि देखो, सारी नॉलेज किसी के पास भी नहीं है। मेरे पास भी सारी नॉलेज नहीं है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, कैमरे के इस तरफ बैठा हुआ हूँ, तो आपको लग रहा है कि इसको सब कुछ आता है। लेकिन हो सकता है आप बीच में से कोई मुझे ऐसा सवाल पूछ लो जिसका जवाब ही मुझे ना आता हो। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो मुझे आता है, ठीक है? तो मैंने अब जितनी चीज़ें पढ़ी उससे बाहर की भी तो कोई चीज़ हो सकती है। तो हम सबको अपनी ये अप्रोच रखनी पड़ेगी कि हर किसी को हर चीज़ नहीं आती है, और हर किसी को सही चीज़ उस वक़्त समझ भी नहीं आती। अगर आपको समझ आ गई होती, तो आप लोग सेल्फ स्टडी कर लेते हैं ना, फिर आपको क्लास आने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अगर आप लोग क्लास आ रहे हो, आपको कहीं पे भी डाउट आता है, बीच में समझते वक़्त या बाद में क्लास के बाद, या मैंने कोई कांसेप्ट बताया या कुछ भी चीज़ है, आपने हिचकना नहीं है। आपने मुझे बीच क्लास में पूछ लेना है, और ट्रीट करना है कि ये जितना भी बैच हमारा रहेगा, ये एज़ अ फैमिली चले, ठीक है? आपस में आपने सबके साथ प्यार-मोहब्बत से रहना है। कोई मतलब हिचकना नहीं है, एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट करो, एक-दूसरे से पूछो, डिस्कस करो क्लास में, ठीक है? मतलब जो भी डिग्निटी में रह के, मतलब ठीक है, डिग्निटी में रह के, वैसे नहीं, अदर मीन से नहीं। अदर मीन से अगर कोई करेगा, तो हम उसको वो भी चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात चीज़ ये कि मैं आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट टाइम, कि आप लोग अपना नाम ठीक कर लीजिएगा, ठीक है? नाम ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, और अब ये जो बैच बनेगा, इसके साथ हमने बड़ी आगे तक जाना है। तो आप नाम ठीक कर लेना, ठीक है? मैं समझ सकता हूँ कि लेट्स से जैसे मुझे किसी ने दिन को बोला कि मैं कहीं जॉब करता हूँ, तो इस वजह से मैं अपना नाम नहीं लिख सकता। तो ठीक है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप नाम नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, आप अपना नाम ना लिखिए, आप अपने ब्रदर का नाम लिख दीजिए। कोई यहाँ ऐसा लफ्ज़ लिखो ना जो नाम को सिग्निफ़ाई करता है, ठीक है? तो उस तरीके से आप नाम लिख लीजिए। तो देखो, जैसे बिलीवर आया, तो मैं एग्री करता हूँ कि आप बिलीवर हो, बहुत बड़े बिलीवर हो सकते हैं आप, लेकिन यार अपना नाम तो रखो ना ऐसे कि मैं आपको बुला सकूँ। जैसे नीरज जी हैं, हिना है, हिमा है, सौरभ है, शोएब है, यास्मीन है, सुनंदन है, सुरभि है, तो ये नाम है ना, तो आप कुछ ऐसा अपना नाम रख लो। बेशक आपने अपना असली नाम छुपाना है, आप कुछ और नाम रख लो, लेकिन नाम रखना, ठीक है? चलो, तो मैं दोबारा दोहराऊँगा, अगर आप आज हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी यही है, जिससे आपको ये पता चले कि हम इस कोर्स में क्या-क्या करने वाले हैं। आपका वो वाला डाउट क्लियर हो, तो वही मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे पूछो, अगर आपके माइंड में अभी भी कुछ है, ठीक है? जैसे अंकिता वगैरह आपने लेट जॉइन किया हुआ है, आप लोग को। अच्छा, अक्षय का सवाल आया हुआ है, सर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने से कोई जेकेएसबी के एग्जाम में भी हेल्प हो सकती है क्या, लाइक वीएलडब्ल्यू एटसेट्रा? अक्षय, आपको हेल्प होगी यहाँ से करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर हमने डेली डिस्कस करना है, ठीक है? तो आप तो मेरे से पढ़ ही रहे हो काफी देर से, तो आपको तो पता ही है। मैं जो मर्जी पढ़ाऊँ, चाहे मैं पॉलिटी पढ़ाऊँ, चाहे मैं इकोनॉमी पढ़ाऊँ, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी जिस दिन होगी, मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। तो वो एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड नहीं है, वो मेरे रिलेटेड है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसे है कि आप मेरे से कुछ भी पढ़ो, चाहे एंथ्रो पढ़ो, चाहे आपने तो मेरे से काफी कुछ पढ़ लिया, आपने मेरे से पॉलिटी पढ़ी, इससे पहले इकोनॉमी पढ़ी, फिर इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ी, फिर जम्मू कश्मीर पढ़ा, हमने सब कुछ पढ़ा। आप तो मेरे से जीके भी पढ़ रहे हो ना ऑलरेडी, तो आप जानते हो कि मैं कुछ भी पढ़ाऊँ, इंपॉर्टेंट चीज जो भी न्यूज में आती है, जब हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। वैसे एंथ्रोपोलॉजी से देखो, जेकेएसएसबी में क्वेश्चंस आएंगे जो लेटेस्ट वाले करंट अफेयर वाले जो होंगे, वो डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएंगे। साथ ही साथ जैसे आप केएस का पेपर दे रहे हो, तो वहां पे आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। मैं आपको केएस से रिलेटेड चीजें बताता हूँ कि लेट से आप केएस का एग्जाम देते हो, तो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट लेने से आपकी हेल्प कैसे होती है। एंथ्रोपोलॉजी से आपका ऐसे जो रहता है 250 मार्क्स का, उसमें आपको हेल्प हो जाती है, बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो आप आराम से 120 प्लस। क्यों? क्योंकि जो फिलोसफिकल ऐसे होता है ना हमारा, उसमें हमें एक वाइडर डायमेंशन रखनी होती है, और हमें गोल ऐसा सेट करना पड़ता है कि एग्जामिनर एट द एंड जब आपका पेपर चेक करे, तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार वैरायटी मिली है मुझे, मैंने किसी एक ऐसे कैंडिडेट का पेपर चेक किया है जिसकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी अलग है, ठीक है? और अलग अब कहाँ आ जाएगी अलग,
देखो एंथ्रो आपको क्या सिखाती है? एंथ्रो आपको सिखाती है एक इमोशनल, सिंपैथेटिक, कंपैशन वाला टच। किनके प्रति? उनके प्रति जिनको बाकियों ने आज तक अलग रखा है। कौन है वो? आपके ट्राइबल्स, ठीक है? कौन है वो? आपकी विमेन्स। कौन है वो? वैसी कास्ट जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, बैकवर्ड्स हो गए, या फिर वैसे वो जो कि इन कास्ट और उसमें लाई नहीं करते हैं लेकिन पॉवर्टी की वजह से पीछे रह गए। और कौन? आपके ट्रांसजेंडर्स। और कौन? आपके एल्डरलीज। तो देखो ये सब चीजें जब हम डिस्कस कर रहे होंगे क्लास में, तो आपका ना एक माइंडसेट ही ऐसा बन जाएगा कि कल को जब आप कोई भी पेपर लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप एथिक्स का पेपर लिखो, आपका माइंडसेट झलकेगा आपके आंसर से। और वही आज की डेट में एक ब्यूरोक्रेट से एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी ब्यूरोक्रेट जब कोई पॉलिसी बनाता है तो उसमें एक सिंपैथी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, और सबसे बेस्ट कि जिसके लिए वो, जिस सोसाइटी के लिए वो लॉ बना रहा है या इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या वो सोसाइटी को जानता भी है कि नहीं जानता। तो बीइंग एन एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट, इट हेल्प्स यू अलॉट व्हेन यू गेट इनटू सर्विसेज। ठीक है, इसी वजह से मुझे आप इसमें इंटरव्यू में सबसे अच्छे मार्क्स मिले। मेरे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मार्क्स है 183। वो क्यों लगता है आपको मिले? क्योंकि जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो, उसमें भी तो मेरे अंदर की जो एंथ्रोपोलॉजी की चीजें थी वही निकल रही थी ना। उन्होंने मुझे पूछा था कि बताओ एंथ्रोपोलॉजी रखने से आप कैसी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि इफ यू सी द प्रॉब्लम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल लेंसेस। एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस क्या है? ये कोट है कि अगर मान लो आप चश्मा पहना हुआ है और वो एंथ्रोपोलॉजी का चश्मा है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स दिखेंगी आपको एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से बतानी है। तो मैंने उनको बताई प्रॉब्लम्स। फिर उन्होंने मुझे बोला कि बताओ इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी आपको प्री मेंस ही नहीं, इंटरव्यू में भी बेस्ट मार्क्स दिला सकती है। और मेरे और भी जितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में दिया हुआ है, जैसे रजत थे जिनसे हम मिले थोड़े दिन पहले, आप जब मीट में मिले, इस क्लास में भी वो आए थे, तो उनके 181 मार्क्स हैं। मेरे बाद उन्हीं के मार्क्स है 183 है मेरे, फिर उनके 181 है, 2 ही मार्क्स का फर्क। तो ये चीज है कि एंथ्रोपोलॉजी आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी। और क्वेश्चंस ले लेते हैं। अमित का सवाल है, सर क्या आप कोई ऐसी क्लासेस लेके आओगे जिसमें जेकेएसएसबी लेवल एग्जाम पर फोकस होगा? अमित, यस, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हम इसके बारे में जेकेएसएसबी के बारे में भी सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी जेकेएसएसबी को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ जेकेएसएसबी के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए भी कुछ करूँ। ठीक है, तो आप, हम लाएंगे उसके लिए। हमारा ये फर्स्ट बैच, देखो ये जो पेस एकेडमी है ना, आने वाले टाइम पे ये बहुत ग्रो करेगी। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगी, इट विल कवर ऑल द एग्जाम्स। इसमें हर एक एग्जाम कवर होगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो पेस कवर नहीं करेगा। पेस में सब कुछ आएगा, लेकिन उसके पीछे एक बट है। बट ये है कि पेस कभी भी क्वांटिटी ट्रिगर नहीं करेगा। हमें ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, हमें बहुत कम बच्चे चाहिए। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था सुपर 30 का, ठीक है, थोड़े दिन मैंने आपको बताया था सुपर 30 का, तो वो क्या कंसेप्ट था सुपर 30 का? सुपर 30 का कंसेप्ट ये है कि हम बहुत कम बच्चे लेंगे, फिर उन पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है, कि उनको सिलेक्शन करवाएं। पर उसके पीछे यही रीजन है कि जैसे मैं खुद जुड़ा हूं, तो मैं अभी पर्सनली खुद जुड़ा हूं, जितना मैं खुद एफर्ट लगा के इसमें कर सकूंगा तब तक मैं खुद अकेले करूंगा। जब मुझे लगेगा कि मुझे किसी और को ऐड ऑन करना है, फिर हम आपके लिए और एक्सपर्ट्स लाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स वैसे लाएंगे जो खुद भी, जिन्होंने कहीं प्रूव किया हो। जैसे मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे, काफी टाइम ऐसे पढ़ते थे, तो बच्चों के माइंड में जनरली ये सवाल आता था कि यार हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर तो रहे हैं, लेकिन जो पर्सन हमें ये सिखा रहा है, क्या उसने कभी खुद भी किया है कि नहीं किया हुआ? तो अगर जो आपको सिखा रहा है उसने अचीव नहीं किया है कभी ना कभी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें नहीं आता है, क्योंकि देखो हर एक इंसान अपने प्रोफेशन का होता है। जैसे एकेडमिशियन होते हैं, तो मान लीजिए कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर है, उनकी बात अलग है। लेकिन लेट से कोई तैयारी कर रहा था किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बट नहीं हो पाया, तो वो फिर हर चीज में नहीं पढ़ा सकता। लेकिन अगर कोई आपको एक एक पर्टिकुलर बंदा तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, एक जो आपको, मतलब जिसको आप देख के अपना रोल मॉडल बना लो, या जिसकी बातों पे आप यकीन करो, वो आपको एक ऐसा बंदा ही मिलेगा, कोई ढूंढना पड़ेगा जिसने खुद वो चीज अचीव करी हुई। तो मैंने पर्सनली देखो जेकेएसएसबी का भी एग्जाम जो था वो अचीव किया था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें मेरा रैंक 50 था, ज्वाइन नहीं किया मैंने। फिर अभी मैंने केएस का भी किया हुआ, तो बाकी भी जो आपसे जुड़ते जाएंगे वो वैसे ही होंगे, जिन्होंने कुछ कहीं ना कहीं अचीव किया हुआ है। प्लस अगर अचीव नहीं किया तो वो अपने अपने जो भी डोमेन है उसमें एक्सपर्ट होंगे, या तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा उनके पास, या फिर उनके स्किल्स ऐसे होंगे, जैसे पढ़ाने के स्किल्स वैसे होंगे, आपसे कम्युनिकेट करने के स्किल्स ऐसे होंगे कि बच्चे ऑलरेडी पूछ रहे होंगे उनको कि आओ सर हमें पढ़ा के जाओ, कुछ तो हमारे लिए हेल्प करो। तो जेकेएसएसबी भी आएगा आपके लिए, जल्दी ही आएगा।
लेकिन फिलहाल आप लोग जानते हो कि फिलहाल जो जेकेएसएसबी के बच्चे हैं वो खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो हम लेके आएंगे जेकेएसएसबी के लिए भी लेके आएंगे। फिलहाल एंथ्रो से ही आपको बड़ा कुछ सीखने को मिल जाएगा फॉर जेकेएसएसबी। बिलीवर, हाँ यार आप अपना नाम चेंज कर लो, ठीक है। ज्वाइन रिक्वेस्ट किसी एक, कुछ बच्चों ने ज्वाइन की रिक्वेस्ट की हुई है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा जल्दी अगर करते तो कर। अच्छा, सोनिका शर्मा ने क्या सवाल पूछा हुआ है? सर मेरा ऑप्शनल एग्रीकल्चर था और इस बार मेंस मैंने एग्रीकल्चर ऑप्शन से लिया है। मेरी डिग्री भी एग्रीकल्चर है बट मेरा मेंस अच्छा नहीं हुआ एग्री की वजह से। अब मैं कंफ्यूज हूँ, स्विच करूँ एंथ्रोपोलॉजी पे या नहीं। सोनिका, आप ऐसे अकेले नहीं हो, ठीक है, और भी बच्चे हैं, जैसे अभी तनिष्क है, तो शी इज माई स्टूडेंट। तो इन्होंने पहले ऑफलाइन लिया था लेकिन कॉलेज जाना पड़ता है इनको, इसलिए फिर बाद में इन्होंने स्विच किया टू ऑनलाइन मोड, और इनका भी एग्रीकल्चर। तो देखो, हाँ, हाउ टू चूज एन ऑप्शनल पे मैंने ऑलरेडी एक दिन कोर्स लिया था, मैं आपसे दोबारा सेम चीज पे आऊंगा कि ऑप्शनल आप कोई भी चूज करो। आज भी दिन को एक मेरे फ्रेंड भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, फिलोसफी ऑप्शनल रखा है उन्होंने, तो पिछले 2-3 साल से वो लोग फिलोसफी में दे रहे हैं, ठीक है। तो हो कह रहा है फिलोसफी में रिजल्ट ही नहीं आ रहा, आता उनको सब है। उनके कंपैरिजन में फिलोसफी का, जैसे दिल्ली का एक इंस्टीट्यूट है मित्रा, वो लोग वहां पे भी पढ़ के आए लेकिन फिर भी पेपर नहीं निकल रहे। तो देखो ये है हमारे साथ, कुछ सब्जेक्ट्स वैसे हैं जिनको निकालना आसान है, उनमें से एंथ्रोपोलॉजी सबसे बेस्ट है। और आपके एग्रीकल्चर से तो एंथ्रोपोलॉजी मैच करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो बायोटेक वाला जो टच है वो हमारा इसमें से कवर हो जाएगा। और पेपर 2 बहुत आसान है, आप आराम से कर लोगे एग्रीकल्चर की हेल्प से। एग्रीकल्चर से आपको काफी हेल्प हो जाएगी एंथ्रो में स्विच करने में। नहीं तो एग्रीकल्चर के बाद अब आप कौन सा ऑप्शनल लोगे? अगर आपने पीएसआईआर में पोस्ट ग्रेजुएशन की होती तो मैं आपको बोलता पीएसआईआर लो, क्योंकि एंथ्रो के बाद पीएसआईआर ही है, यही दो। एंथ्रो में इस बार कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? 90+ बच्चे हैं जो सिर्फ एंथ्रो से सेलेक्ट हुए हैं इस बार। सेम गोज विद यूपीएससी, आप यूपीएससी का निकाल के देख लो, टॉप 10 रैंकर जो होते हैं उसमें मैक्सिमम अक्षर जैन आपने नाम सुना होगा, विवेक भास्मे आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे बच्चे कौन है? ये वही बच्चे जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में टॉप किया। तो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल सेफ है, ठीक, इसलिए ज्यादा बच्चे ये ले रहे हैं। अब जब ज्यादा बच्चे ये ले रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे सारे के सारे ले रहे हैं, अब उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है। आपको उनसे गाइडेंस मिले जिन्होंने खुद टॉप किया इस एग्जाम में, मैं ये चाहता हूँ। तो मैं आपको वैसी चीजें प्रोवाइड करूंगा जिसने मुझे हेल्प किया। इसमें मैं आपके जो मेरे पर्सनल क्लास, जो मेरे पर्सनल नोट्स थे, मैं वो आपसे शेयर करूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उनके सोल्यूशन शेयर करूंगा। और मैं आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी वैसी बना दूंगा सोचने समझने की, क्योंकि जब आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे तो आप वैसा ही सोचोगे जैसा मैं सोच रहा हूँ। तो आप अप्रोच भी आंसर्स को वैसे ही किया करोगे जैसे कि मैं अप्रोच करता हूँ, ठीक है। तो आप फ्रीली एंथ्रो के साथ आ सकते हो, और आप हमसे अगर जुड़े रहोगे तो हम आपको एग्जाम भी आराम से पास करवाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रोवाइडेड कि अगर आप पूरा हार्ड वर्क करते हो, टाइम टू टाइम अपनी असाइनमेंट्स इवैल्यूएट कराते हो। मैं ना इसको पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सेल में शीट है, उसमें मैंने हर एक स्टूडेंट का डेटा रखा हुआ है। आप जो भी असाइनमेंट देंगे उसके मार्क्स वहां पे कैप्चर होंगे, उसका पूरा ग्राफ आपका बनेगा, हर एक स्टूडेंट का ग्राफ बनेगा। और पीरियोडिक इवैल्यूएशन से आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस ऊपर को जा रही है या नीचे को जा रही है। देखो गाइज, मेरा ना 8-9 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ किसमें, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ठीक है। और अब मेरा एक्सपीरियंस किसमें हो गया है? एकेडमिक्स में। तो अब ये दोनों चीजें मिलेंगी, कोलैब होगा। ये जो ऑनलाइन क्लास होगी ना, ऐसी क्लास आपने दोबारा नहीं देखी होगी। मैं इसमें बहुत नई सारी चीजें मैं इसमें ऐड ऑन करने वाला हूँ। तो आप, मैं इसीलिए अभी आपसे हर एक चीज को प्रॉमिस नहीं करता हूँ इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमें रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, क्लास मिस हो जाती है, तो उसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अब हम ऐप बनवा रहे हैं, तो जैसे ही वो ऐप बन जाती है उसमें 3-4 दिन का वक्त लगेगा ऐप बनने में। तो जैसे ही ऐप बनेगी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी वहां पे मिलेंगे। आपकी क्लास मिस होती है, आप वहां जाके देखो। तो वो वाला एस्पेक्ट आपका अब हो गया, हम उसको एड्रेस कर लेंगे। अब हम देखते हैं किसी और का कोई क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर इज ग्रेजुएशनल सब्जेक्ट एंड यू हैव रिटन मेंस इन इट, सो व्हाई आर यू इवन थिंकिंग अबाउट शिफ्टिंग टू एंथ्रोपोलॉजी? चिनार शेड्स, चिनार शेड्स, मुझे समझ नहीं आया आप क्या क्या बोलना चाहते हो। आप आंसर दे रहे हो, गाइड कर रहे हो, या बच्चे को और कंफ्यूज कर रहे हो? इकरा और चिनार, आप अपना नाम ठीक कर लीजिए। आफ्टर जेकेएस रिजल्ट्स देयर वाज अ काइंड ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट एंथ्रो साइंस, एंथ्रो हैड अ लॉट ऑफ सिलेक्शंस, विल दैट इफेक्ट एनी? देखो इकरा, आपका क्वेश्चन जो है ना, वो क्या होता है कि देखो जो लूजर्स होते हैं ना वो हमेशा ब्रैग करते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ? अब मैं आपको बोलूं ऑप्शनल रख के आप सेलेक्ट हो जाओ, आप नहीं हो सकते। मैं आपको ये बोलूं कि एंथ्रो लेके आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। आप जो मर्जी सब्जेक्ट लो, लेकिन आप करो, आपने करना क्या है, उसमें अपना बेस्ट देना है।
आप मैथ ही क्यों ना ले लो, लेकिन आपको मैथ में अगर बेस्ट दोगे ना आपका सिलेक्शन होगा। मेरे साथ बच्चे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी में भी किया है, हिस्ट्री में भी किया है, लेकिन वो बच्चा कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है। उसने जो इकोनॉमी वाला है उसने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया हुआ है, ठीक है। जो हिस्ट्री वाला है उसने सेंट स्टीफन से किया हुआ है। तो कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब बस ये है कि उसको जो सब्जेक्ट उसने एक बार चूज कर लिया उसमें करना है। अब एंथ्रो में इतनी सिलेक्शन क्यों आती है मैं आपको बताता हूँ। एंथ्रो में इतनी सिलेक्शन इसलिए आती है कि आप, मैं मतलब जनरलाइज करके इसको बताऊं। ट्वेल्थ, 10th 12th आप करते हो, 12th के बाद आप लोग क्या करते हो, बेस्ट ऑफ बेस्ट मुझे बताओ। मैक्सिमम जम्मू कश्मीर के बच्चे क्या करते हैं, वो नीट की तैयारी करते हैं। जब वो नीट की तैयारी करते हैं किस पर्पज के लिए करते हैं, क्या वो नॉर्मल बीएससी करने के लिए नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, नहीं ना। क्या करते हैं, या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल। कुछ बच्चे ही वैसे होते हैं, बहुत कम बच्चे वैसे होते हैं जो सीरियस होते हैं अपनी छोटी एज से, और उन्होंने पहले से अपना ये माइंड बना के रखा होता है कि हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। वो फिर इसके पीछे नहीं भागता बच्चा। वो बच्चा क्या करता है, वो उसी वक्त अपना ऑप्शनल वैसा ले लेता है, आर्ट्स ऑप्शनल ले लेगा, कुछ ऐसा ऑप्शनल ले लेगा जिससे उसको पता है कि मुझे अपनी सिलेक्शन जो है ये करवानी है। लेकिन मैक्सिमम हर्ड ऐसा ही होती है जो नीट में या तो इंजीनियरिंग में चला जाता है या तो मेडिकल में चला जाता है। अब एक साइड जो मेडिकल में चले गए वो तो हो गए बाहर, लेकिन जो इंजीनियरिंग में जाते हैं ना वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपना कैरियर सेफ प्ले करके चल रहे थे जैसे कि मैं। और उसमें कोई गलत बात नहीं है, हर इंसान चाहता है कि अगर वो इंटेलिजेंट है और मेहनत कर रहा है तो अपने कैरियर को कहीं ना कहीं सेफ लेके चले। लेकिन बाद में अपने फील्ड में और आगे बढ़ने की बजाय एक टाइम पे उनमें से कुछ होते हैं जिनको लगता है कि चलो हम सिविल सर्विसेज कर लेते हैं। अब मैक्सिमम आप जानते हो कि इस टाइम पे मैक्सिमम बच्चा जो इंजीनियरिंग का जो ये वाला ब्लॉक है ना काफी बड़ा हो चुका है। अब वो क्या करते हैं कि पहले इंजीनियरिंग करते हैं, बाद में फिर उनको समझ नहीं आता इंजीनियरिंग में क्या हो, क्योंकि जॉब्स भी अब रही नहीं है। पहले थी हमारे टाइम पे तो चलो थी जॉब्स, अब नहीं है ना वैसी जॉब। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है, वो आती है तैयारी करने। अब मुझे बताओ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा जो आया है तैयारी करने, वो कौन सा सब्जेक्ट लेगा। ना उसको पॉलिटी आती है, ना उसको हिस्ट्री आती है, ना उसको ज्योग्राफी आती है, वो क्या करेगा। वो बच्चे फिर वैसा सब्जेक्ट ढूंढते हैं जो आसान हो, जिसमें कंटेंट कम हो और जिसमें इंटरेस्ट हो। तो मैक्सिमम किस में चले जाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में। अब एंथ्रोपोलॉजी में अगर 5,000 बच्चा बैठ रहा है पेपर देने के लिए, और इन कंपैरिजन जैसे बॉटनी है, तो मेरी एक फ्रेंड है बॉटनी में, बहुत इंटेलिजेंट है, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो बॉटनी में उनसे मेरी बात हो रही थी कि बताओ कितने बच्चे बैठे, तो बोलते बॉटनी का टोटल एक सेंटर बना था और उनके अकॉर्डिंग 70 to 80 स्टूडेंट्स थे बॉटनी के जो मेन से लिख रहे थे। अब आप मुझे बताओ, एंथ्रो को 5,000 बच्चा जो है उसमें से अराउंड 900 या 1,000 बच्चा है जो मेन्स लिख रहा है, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट उसमें 70-80 बच्चा लिख रहा है। तो फिर फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 70-80 में से अगर 50 बच्चे भी सिलेक्ट हो जाते हैं ना, फिर भी उनका काउंट कम रहेगा, और इधर 900 है। 900 का अगर आप 50% निकालोगे कितना होगा, 450। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ज्यादा जाएंगे। तो एंथ्रो का रिजल्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि बच्चे ज्यादा ले रहे हैं। तो बच्चों को तो आप नहीं ना रोक सकते हो। क्या यूपीएससी बच्चों को रोक सकती है कि आप ये सब्जेक्ट ना लो, नहीं रोक सकती है, ठीक है। और इसीलिए आप लोग देखना कि एंथ्रो तो है ही है, जीएस जिनका एंथ्रो में अच्छे मार्क्स हैं उनके जीएस में भी मार्क्स देखो। कोई ऐसा बच्चा जो आपको बोलता है उसकी निकालो शीट, उसके जीएस के मार्क्स देखो, उसका जीएस 4 देखो, उसके जीएस में कितने मार्क्स हैं, उसका एसए देखो, एसए में कितने मार्क्स हैं। तो ये डिलेमा अपने माइंड से निकाल लो कि किसी सब्जेक्ट के अगेंस्ट कोई मुहिम आ गई। ये कुछ बच्चे होते हैं जो इन अनइंटेंशनली इन सब चीजों में जाते हैं। मैं तो पर्सनली बच्चों को ये बोलता हूँ कि आप इन चीजों में इंडल्ज ही मत हो। आप अपना एक टॉपिक पकड़ो, उसको पढ़ो, और ऐसे पढ़ो, ऐसे बेस्ट तरीके से पढ़ो कि उसमें फिर और कुछ पढ़ने के लायक रही ना जाए। तो इन सब चीजों में आप इंडल्ज मत हो जाओ। और एंथ्रो मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि काफी सालों से है, कोई आज से रेट नहीं, 2000 से ये चल रहा है, अभी तक चल रहा है, आगे भी चलेगा। कुछ ऐसा तो है नहीं कि इसी साल एंथ्रो निकला है। आप इससे पिछले साल देख लो, और पिछले साल देख लो, यूपीएससी में आप खुद चेक कर लो ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, तो चिनार ने उसका आंसर दे दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक चीज कर लेते हैं। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट आई है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो जनरल मिथ्स तो थे ये बस्ट हो चुके हैं। अब एक बार आप लोग क्या कीजिए, आप सिलेबस ओपन कीजिए। मैं ही अपनी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, रुको 1 मिनट। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? गाइस आप लोग देख पा रहे हैं ना मेरी स्क्रीन?
आई होप कि देख पा रहे होगे, क्योंकि बोल नहीं रहे हो ना आप, कोई बोल के बता दे आप मुझे। ठीक है, चलो मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर की हुई है, आप उसी को ओपन कर लीजिए आप, ठीक है। तो मैक्सिमम ये मैं बता चुका हूँ, यूट्यूब पे डाल भी चुका हूँ ऑलरेडी, बट अगर कोई ऐसा बच्चा है, क्योंकि है ना कुछ बच्चे ऐसे जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, तो मुझे उनको बताना है कि एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है ये क्या चीज़ है। अगर तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इस डॉक्यूमेंट को अपने एंड पे भी खोल सकते हो, ठीक है, हमने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो देखिए क्या है, ये है एंथ्रोपोलॉजी का पेपर, ये काफी रंग बिरंगा दिख रहा है, क्योंकि देखो मुझे चीजों को ना इसी तरीके से करके पढ़ने में मजा आता है, बोरिंग चीजें मतलब ऐसे बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने जो मेरी एनसीईआरटी भी जो मैंने आपको बताता हूँ ना, इसके लिए पढ़ी थी एंथ्रोपोलॉजी के लिए, तो उसको भी मैंने कलर्ड में ही प्रिंट कराया था। तो खैर चलो यहीं पे हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो एंथ्रोपोलॉजी मोटे मोटे तौर पे दो पेपर्स हैं इसके, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों 250 मार्क्स ईच है। और पेपर 1 दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 है, ये क्या रहता है, ये आपका सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी रहता है, ठीक है। सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी क्या है, जो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इसमें इंसान का जो कल्चरल एस्पेक्ट है, उसका एवोल्यूशन, उसका वेरिएशन और उसका ओरिजिन देखा जाता है, ठीक है, ओरिजिन, एवोल्यूशन और वेरिएशन। तो उसमें अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे कि मैरिज होगी, फैमिली होगी, किनशिप होगी, सोसाइटी होगी, कल्चर होगी, सिविलाइजेशन होगी। तो ये वाला एस्पेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है, थेरीज। वो मैं आता हूँ दिखाता हूँ आपको थेरीज वाला चैप्टर। ये है चैप्टर नंबर 6, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, जो आपकी स्क्रीन पे है इस वक्त। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज होती हैं इसमें, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, न्यू एवोल्यूशनिज्म। ये नाम सुन के घबराना नहीं है, घबराना क्यों नहीं, कि बहुत आसान चीज है, सिर्फ ऐसे होक्स बना के डाल दिया जाता है थ्योरीज में। आसान है कैसे, आओ यहाँ पे ये देखो, ये देखो चैप्टर नंबर 2.1, यही है जो वहाँ पे हमने डिस्क्राइब की हुई। क्या है इसमें, नेचर ऑफ कल्चर। कल्चर क्या होता है, सिंपली हर एक बच्चे 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 को पता है क्या है, पढ़ो आगे। द कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एथनोसेंट्रिसिज्म विजावी कल्चर रिलेटिविज्म। तो नॉर्मली इसमें कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में बताया हुआ है। आगे चलोगे, सोसाइटी आ गया, फिर मैरिज आ गया। अच्छा मैरिज में क्या पढ़ेंगे, मैरिज तो होती है, पढ़ेंगे क्या, हम देखेंगे कि क्या अलग अलग प्रजातियों में मैरिजेस सेम तरीके से होती है, क्या मैरिज की कोई एक पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन है, क्या मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल है, मतलब कि मान लो इंडिया में तो मैरिजेस होती हैं, क्या यूएस में भी मैरिजेस करते हैं लोग, क्या अफ्रीका के जंगलों में जो, जिनको हम लोग बोलते हैं ट्राइबल्स, क्या उनके बीच में भी मैरिजेस होती हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, अब मैरिज में आप लोग देखते हो कि जब मैरिज होती है तो मैरिजेस कैसे परफॉर्म कराई जाती है। हम देखते हैं ना कि हमारे इंडिया में तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, रिलीजन बेस्ड सोसाइटी है। इंटरफेथ अगर कोई रिलीजन, इंटर रिलीजन कोई अगर शादी कर ले, तो आप लोग देखते हो कि कई बार तो उसमें काफी मतलब लोग भड़क जाते हैं, इनफैक्ट ऑनर किलिंग तक कर दी जाती है। खाप पंचायत का जो कंसेप्ट है यहाँ का, हरियाणा का, वहां देखो वो बोलते हैं कि सेम गोत्र में अगर आप शादी कर रहे हो तो वो फिर मार दिया जाता है फैमिली वैल्यूज के लिए, लड़का लड़की को। बड़ी सारी मूवीज बनी है इसके ऊपर। फिर पेमेंट्स, जब किसी की शादी होती है तो पेमेंट्स दी जाती है शादी में। आप लोगों ने जनरली डाउरी सुना हो कि डाउरी दी जाती है, लेकिन हम सिंपल सोसाइटीज में पढ़ेंगे और सिंपल सोसाइटीज में क्या होता है, डाउरी का कंसेप्ट है ही नहीं। तो फिर सिंपल सोसाइटी में क्या है, सिंपल सोसाइटी में ब्राइड वेल्थ होती है। तो ब्राइड वेल्थ क्या है, ब्राइड वेल्थ डाउरी के एग्जैक्ट अपोजिट चीज है। यानी यानी कि जैसे डाउरी क्या देते हैं, लड़की वाले देते हैं लड़के वालों को, ब्राइड वेल्थ उल्टी चीज है, यानी कि लड़के वालों को लड़की के लिए देनी पड़ती है। तो क्यों, उसके पीछे एक रीजन है। और वो रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज होती हैं वो हमारी तरह नहीं होती, वो इगैलिटेरियन सोसाइटी होती है। और इगैलिटेरियन सोसाइटीज में क्या किया जाता है कि वहाँ पे जो जेंडर है, ये इसकी इक्वालिटी में बिलीव किया जाता है। अगर एक लड़का है और एक लड़की है तो दोनों को सेम नजर से देखा जाता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि लड़की है तो इसको किसी के साथ शादी करा रहे हैं तो दहेज भी देना है। वहाँ उल्टा काम होता है, अगर लड़की है तो लड़की अपने घर में काम कर रही थी, अगर लड़का है तो लड़का अपने घर में काम कर रहा था। जब लड़की शादी करके लड़के के घर जाएगी तो लड़की के घर वालों को काम करने के लिए अब एक इंसान कम हो गया है। उस वर्किंग हैंड की कंपनसेशन के लिए लड़के वाले क्या देते हैं, बदले में कुछ ब्राइड वेल्थ देते हैं। अब पहले ब्राइड वेल्थ होता था, अंग्रेजों ने आके इसका नाम चेंज कर दिया ब्राइड प्राइस, ठीक है। तो लेकिन अलग अलग टाइप की हम चीजें देखेंगे। फिर मोनोगैमी, पॉलीगैमी, फिर सेम गोज विद फैमिली। फैमिली देखेंगे हम कि क्या है, और विद अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। किनशिप, किनशिप क्या होता है, रिश्तेदारियां, ये हम देखेंगे। फिर डिबेट देखेंगे हम, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन,
इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आप बोलोगे सर हम इकोनॉमी तो पढ़ते हैं जीएस के लिए, तो ये कौन सी इकोनॉमी? तो देखो इसमें से आपकी पॉलिटी भी निकलेगी, आगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या पढ़ते हैं? फिलोसफी पढ़ते हैं इसके पीछे कि इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई सिंपल सोसाइटीज में, क्या पहले के जो लोग थे उनके बीच में ऐसी इकोनॉमी होती थी, जैसे अगर मान लीजिए आपने बाल कटवाने हैं तो क्या आप सैलून पे जाके पैसे दे के बाल कटवा के आ जाओगे आज की डेट में? क्या पहले भी ऐसे ही होता था? क्या तब ऐसा तो नहीं था कि बार्बर आपके घर पे आता था बाल काटने के लिए? अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा माइंड में कि हाँ पहले तो अगर आपके फादर ने या आप कहीं गाँव में रहते तो आपने देखा भी होगा अपने बचपन में, तो फिर आप अच्छा वो जो सिस्टम है उसको बोलते क्या है? उस सिस्टम को बोलते हैं जजमानी सिस्टम। वो कहाँ पढ़ना है हमने? वो भी हमने यहीं पढ़ना है। आ जाइए आप पेपर 2 चैप्टर 3.2 पे, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जजमानी, जजमानी सिस्टम। तो जजमानी सिस्टम क्या है? वही जिसमें बोलते हैं ना आज की डेट में तो ऐसे तकिया कलाम इस्तेमाल किया जाता है कि आइए जजमान बैठिए यहाँ पे, हम आपका काम करते हैं। तो जजमानी सिस्टम यहीं से निकल गया है। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे हम, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी और पूरी एवोल्यूशन देखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे सबसे पहले इंसान जंगलों में रहता था, हंट गैदर करता था, तो वो बेसिकली 20-25 के ग्रुप्स में रहता था, उसे हम बैंड बोलते थे। फिर आए ट्राइब्स, फिर ट्राइब से धीरे धीरे चीफडम बना, फिर किंगडम बना, फिर स्टेट का कंसेप्ट आ गया आज की डेट में। ऐसे ही हम रिलीजन पढ़ते हैं। रिलीजन काफी इंटरेस्टिंग है। रिलीजन में हम मैजिक पढ़ते हैं, मैजिक के भी लॉज होते हैं, क्या आपको पता है? जैसे साइंस के तो न्यूटन ने लॉज दिए हुए हैं, मैजिक के भी 2 लॉज होते हैं। कौन कौन से लॉ? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट। वो हम देखेंगे जब हम ये पढ़ेंगे। इसमें सब कुछ देखते हैं, प्रीस्ट, शमन कौन होता है, मेडिसिनल मैन कौन होता है, सॉर्सरर कौन होता है, विच कौन होता है, क्या सॉर्सरर और विच सेम होते हैं या अलग अलग होता है? इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन सा इनहेरिटेड है, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स विच थे तो क्या बच्चा विच होगा, या फिर किसी के पेरेंट्स सॉर्सरर थे तो क्या बच्चा भी सॉर्सरर होगा? क्या ये चीज सीखी जाती है या बाय ब्लड होती है? ठीक है, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। तो इस तरीके से ये पेपर ए है। पेपर बी जो है इसका, सॉरी, पेपर 1 का पार्ट बी जो है वो आ जाता है आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या आ जाता है? बायोलॉजी वाला एस्पेक्ट। तो उसमें हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं, ये देखो चैप्टर 1.4। तो इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, डार्विन पढ़ेंगे, प्री डार्विन पढ़ेंगे, पोस्ट डार्विन पढ़ेंगे, फिर प्राइमेट्स पढ़ेंगे। प्राइमेट्स कौन होते हैं? जैसे ह्यूमंस के एवोल्यूशन में जो पहले वाले जैसे एप्स वगैरह होते हैं वो सब हम देखेंगे। तो इसमें हम कंपेयर भी करते हैं एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ अ मैन एंड एप, जो हर साल 20 नंबर का एक सवाल आता है। फिर आगे चलो, फिर और कुछ फॉसिल्स जो एक्सकवेट हुए हैं जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, ये पढ़ेंगे। और इनके नाम जितने खतरनाक लग रहे हैं ना, ये इतने हैं नहीं। मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा तो आपको मतलब इतनी आसानी से ये चीज समझ आएगी कि इजिली हम लोग आगे बढ़ के बाद में देखना। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार हम तो सोशल वाला ही पेपर अटेम्प्ट करेंगे, फिजिकल वाला हम छोड़ेंगे। लेकिन देखना जब आप एक बार क्लास पढ़ लोगे ना, आप बोलोगे फिजिकल वाला क्वेश्चन ही मुझे आना चाहिए, मैं फिजिकल वाला क्वेश्चन ही पहले करूंगा। क्यों? क्योंकि स्कोरिंग होता है और आसान होता है और आपको बहुत इजीली ये चीज समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ते जाना है। 1 मिनट गाइस, मुझे कोई टेक्स्ट कर रहा है, मैं देखूं कि किसी को। चलिए ठीक, सब आ रहे हैं। फिर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या बोलता है? ये बोलता है सेल, डीएनए, रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम। तो देखो काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें और किसी एग्जाम में भी इसकी हेल्प होगी, तो देखो यहाँ हो जाएगी आपको। जो बायो वाला पोर्शन है ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, इसमें हम सारा कुछ पढ़ लेंगे। सेल डिवीजन क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, फिर डीएनए, आरएनए। जैसे अभी कोविड आया तो कोविड के बाद वैक्सीन बनना शुरू हुई, तो वैक्सीन पढ़ने के लिए वैक्सीन कैसे, ये कौन सी वैक्सीन है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो डीएनए वैक्सीन है, आरएनए वैक्सीन है, तो हम देखेंगे यहाँ पे वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सिमिलरली थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये अब आर्कियोलॉजी वाली चीज आती है, 1.8 चैप्टर। तो आर्कियोलॉजी में हम देखते हैं कि मान लीजिए जमीन की हमने खुदाई की और खुदाई से हमें कुछ कुछ चीजें मिली, तो उनमें डेटिंग मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या होते हैं डेटिंग मेथड्स? डेटिंग मेथड वैसी चीजें होती हैं कि आगे हमें कोई हिस्टोरिकल कोई चीज हमें जमीन के नीचे से मिल रही है, तो हम उसकी एज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है। और अब जब हम एज फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स भी तो होनी चाहिए ना उसको फाइंड आउट करने के लिए। माना हमने कि साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, लेकिन साइंस की भी कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो हम इसमें देखेंगे कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग। एब्सोल्यूट डेटिंग क्या होती है? थोड़ा सा प्रिसाइज बता देती है आपको कि हाँ लगभग लगभग इन सालों में ये चीज हुई होगी। और रिलेटिव डेटिंग क्या होती है? ये थोड़ा सा आपको मतलब एक एक कंटेक्स्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखना, जो पेड़ रहता है, तो जब आप लोग पेड़ को, अगर आपने उसका पेड़ का तना कटा हुआ कभी देखा हो, तो उसके अंदर रिंग्स होते हैं, है ना? तो वो रिंग्स क्या प्रेडिक्ट करते हैं आपको? वो रिंग्स बेसिकली आपको बता रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स। ठीक है,
क्योंकि सीजनल ट्री के रिंग जो हैं ये ऐड ऑन होते रहते हैं, और कुछ साइंटिस्ट होते हैं वो उनको स्टडी करके उस ट्री की एज बता सकते हैं। ठीक है, एज के साथ साथ वो उसको देख के, उसका कलर वलर देख के ना, तब की एनवायरनमेंट भी बता देते हैं कि तब की एनवायरनमेंट कैसी थी, क्या तब आइस एज थी, बाहर ठंडा मौसम था, गर्म मौसम था, पॉल्यूशन था, क्या था, वो सब कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बी पार्ट है, इसमें हम लोग कल्चरल का एवोल्यूशन पढ़ते हैं। ये आपका हिस्ट्री कवर करेगा। जेकेएसएसबी में या नॉर्मल पीएससी में या इनफैक्ट ईपीएफओ में भी आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है ना। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री जब भी आप स्टार्ट करते हो तो वो यहीं से स्टार्ट होगी, कल्चरल एवोल्यूशन। इसमें क्या क्या आएगा? ब्रॉड आउटलाइन ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर, इसमें पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चालको, कॉपर, आयरन, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। आपका आईबीसी साइट्स वगैरह जितनी भी हैं वो सब आपका यहीं से कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये आगे मैंने आपको बता दिया, ये कल्चर में आएगा, ये हम पढ़ेंगे अलग से। फिर इसके अलावा जो बाकी चीजें रहती हैं पेपर 1 में, 7 चैप्टर है, ये लैंग्वेज से डील करता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। 8th चैप्टर जो है ये रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी से डील करता है। रिसर्च मेथड्स क्या हो गए? देखो, एंथ्रोपोलॉजी एक फील्ड साइंस है। ठीक है, तो जब मैं बोलूं कि फील्ड साइंस है, इसका क्या मतलब है? फील्ड साइंस का मतलब ये है कि एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो लैब है ना, वो एक कम्युनिटी है, वो एक लैंडस्केप है, वो ऑफिस में लैब के अंदर बैठ के काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो, अभी तक जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए उस एंथ्रोपोलॉजिस्ट को क्या करना पड़ेगा? उसको अपने घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना, उसको फील्ड में जाना पड़ेगा, वहीं जाके वो चीजों को समझेगा। तो अगर वो फील्ड में जाके समझ रहा है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फील्ड वर्क। और फील्ड में जाके काम कैसे करेगा, उसके लिए चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में अलग अलग चीजें बताई जाएंगी, जैसे क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या मेथोडोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपको मैंने बोला कि अभी देखो, जैसे पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो चिनाब वैली बेल्ट है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जितने भी हैं, इनको स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब का। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट तो दिया नहीं होगा, इससे पहले क्या हुआ, कोई स्टडी हुई होगी, कोई रिसर्च हुई होगी, तो मान लो आपको एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहां पे बना के भेजते हैं। ठीक है, तो वो जो रिपोर्ट आई है उसमें जो इनिशियली लेट से आपको भेजा, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले तो अपने ऑफिस में या कहीं पे भी कंप्यूटर में बैठ के सर्च करने की कोशिश करोगे कि भाई वो एरिया कैसा है, वहां की टोपोग्राफी देखोगे। वहां से आपको पता चलेगा कि हिली टेरेन है, हो सकता है कि कई गांव ऐसे हैं जहां आज तक सड़कें भी नहीं पहुंची हुई हैं। फिर और थोड़ा सा देखोगे, वहाँ की कम्युनिटीज के बारे में देखोगे, देखोगे कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम ज्यादा है, या मिक्स्ड पॉपुलेशन है, वो चीज भी आपने ऑब्जर्व कर ली। और थोड़ा आगे चलोगे, आप सेंसस रिपोर्ट निकालोगे। अब देखो, लेटेस्ट सेंसस तो आया नहीं है, तो पुराना सेंसस कौन सा है? सेंसस 2011। वहां से आप उनकी पॉपुलेशन निकालने की कोशिश करोगे। सेंसस से आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें बेसिकली कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फिर सेक्स रेशियो क्या है, क्या फीमेल ज्यादा है या मेल ज्यादा है। इस तरीके से आप रिपोर्ट्स निकालने की कोशिश करोगे, और एट द एंड ऑफिस वाला काम जब एक लेवल पे आपका खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको एक्चुअल में ग्राउंड लेवल की सिचुएशन देखनी है जाके। जब आप वहां जाओगे तो क्या करोगे? सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को। फिर उसके बाद हो सकता है कि किसी कम्युनिटी लीडर से आप बैठ के बात करो, तो जब उससे बात करोगे, उसी चीज को हम लोग इंटरव्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनेयर्स, केस स्टडी, जीनियोलॉजी, लाइफ हिस्ट्री, ये सारे इसके क्या आ जाते हैं? ये इसके मेथड्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें आसान होती है। लाइफ हिस्ट्री हम देखेंगे, ओरल हिस्ट्री हम देखेंगे, फिर कुछ कुछ और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो जाएंगे। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो जाएंगे? लेट्स से उस एरिया के किसी पर्सन ने इन हिस्ट्री कोई बुक लिखी है वहीं के बारे में, तो हम वो भी पढ़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा। और पार्टिसिपेटरी मेथड क्या होता है कि हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं। खुद पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? मान लो वहां पे कोई कम्युनिटी है और उनका कोई फेस्टिवल होता है। ठीक है, तो जब भी वो फेस्टिवल हो रहा है, हम पहुंच जाएंगे फेस्टिवल में, हम देखेंगे उनका कल्चर कितना विविड है। फिर हम ये भी देखेंगे कि किस लेवल पे है, मतलब ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, क्या डेवलप हुआ है वो एरिया, क्या वहां के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या उनकी स्कूल की हालत भी वैसी है जैसे बाकी जगह स्कूलों पे है, क्या हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्या जेंडर इक्वालिटी है। और जैसे अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th की रिपोर्ट आई है, उसमें काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे एनीमिया देखा जाता है, फिर मोर्टेलिटी रेशियो देखी जाती है। तो मैं इन सब ग्राउंड्स में भी चेक करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या इन सब के जो इंडेक्सेस हैं क्या सही है, क्या लिटरेसी रेट सही है, तो उनसे मैं पार्टिसिपेट करूंगा। ये सारा कुछ जो भी वहां जाके करने वाला हूँ मैं, ये हमारा रिसर्च मेथड आ जाता है चैप्टर नंबर 8 में। फिर आगे चैप्टर नंबर 9 जो हमारा है, ये वही फिजिकल से रिलेटेड है। ये एक्चुअल में बायो का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें जेनेटिक्स पढ़ते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, फिर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अगर किसी क्रोमोसोम में कोई पंगा बढ़ जाए,
कोई गड़बड़ हो जाए तो क्या उससे कुछ डिजीजेस होते हैं, तो उन सब डिजीजेस के बारे में कैसे पता चले, क्या इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, वो सारा कुछ हम यहाँ पढ़ते हैं। फिर आगे रेस एंड रेसिज्म, ये अलग कंसेप्ट आता है। जैसे बड़ी अच्छी जो हमने थोड़े दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे क्लास में एक बच्ची है इकरा, इन्होंने एक सवाल पूछा था। इन्होंने एक सवाल पूछा था कि क्या सर जो ह्यूमंस को हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में, क्या ये चीज एथनोसेंट्रिक है? तो एथनोसेंट्रिक कीवर्ड भी शायद जिन्होंने आज ही क्लास ज्वाइन की है उनको ना पता चले, मैं बता देता हूँ। एथनोसेंट्रिक क्या होता है कि अपने कल्चर को सुप्रीम मानना या अपने आप को सुप्रीम मानना और बाकी सबको अपने को सेंटर में रख के उनको निकालना। लेट से आप अच्छे घर में रहते हैं, सोफिस्टिकेटेड आपके पास गाड़ी है, आपको सब कुछ घर में ही मिल रहा है, तो फिर आप जैसे कहीं जा रहे हो और अगर रास्ते में कुछ पुअर्स हैं, ठीक है, कोई बेगर्स हैं, तो आप उनको देख के बोलते हो, आप मतलब अगर तो आपके अंदर एम्पथी है तो वेल एंड गुड। अगर आप में एम्पथी नहीं, आप बोल रहे हो ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, इसमें इसकी बेस्ट एग्जांपल आती है फ्रांस से। कहाँ पे है बताओ मुझे बच्चे जिनको मैंने बताया क्लास में, आप टाइप करके बताओ, मैं भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखो फ्रांस में क्या हुआ था, जो लुई द 14 थे, ठीक है, उनकी वाइफ थी, तो जो उनकी वाइफ थी शी वाज द प्रिंसेस ऑफ वियना, वियना की प्रिंसेस थी। फ्रांस और वियना साथ साथ ही थे, उनके आपस में मैट्रिमोनियल अलायंस बने, उनकी शादी हो गई। बाद में जब प्रिंसेस आई फ्रांस में, महल में रहती थी, तो फ्रांस क्या कर रहा था उस टाइम ना, अमेरिकन रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका में जो ब्रिटिशर्स गए हुए थे अगेंस्ट, लड़ रहे थे अमेरिका के, तो फ्रांस की ब्रिटिश से बनती नहीं थी, तो ये अमेरिकन को सपोर्ट कर रहा था ड्यूरिंग अमेरिकन रेवोल्यूशन, और उसमें इसका खजाना पूरा खाली हो गया था। तो लुई 14 के जो फादर थे, उन्होंने अपना खजाना पहले ही खाली करवा दिया था वहां पे जंग में बैक करने के लिए यूएस को। तो जब लुई की शादी हुई और लुई जब राजा बने, लुई 14, तो पहले ही उनके पास पैसा बचा ही नहीं हुआ था, और उसकी वजह से क्या हुआ कि बाद में एक टाइम ऐसा आया कि उनका जो राज्य था उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, जैसे अभी श्रीलंका में हो रहा है। आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो फिर इंडिया हेल्प कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है। तो अब वहां की जो रानी थी, एक बार क्या हुआ कि बड़े सारे लोग थे जो कि रानी के दरबार में पहुंचे, और अंदर पहुंच के उन्होंने देखा कि रानी तो पार्टी कर रही है आराम से। तो उन्होंने रानी को बोला कि रानी, हम तो भूख से जी रहे हैं, हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, आप आके देखो कि रोटी कितनी महंगी हो गई है। तो ब्रेड बोलते थे उस टाइम, वो रोटी को रोटी नहीं बोलते वहां पे, ब्रेड ही बोलते हैं जनरली। तो रानी को इतनी भी पता नहीं है उनके बारे में, रानी बोलती है अच्छा ठीक है, अगर ब्रेड महंगी होगी तो आप लोग केक खाओ, ठीक है। मतलब उसको बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं है, उसको लोगों के बारे में पता ही नहीं है, उसको लग रहा है कि भाई ये तो ब्रेड है, ब्रेड महंगी होगी तुम केक खा लो, यानी कि उसको लोगों के बारे में पता ही नहीं है। तो जो एथनोसेंट्रिक व्यू ऑफ पॉइंट होता है वो तब आता है कि जब आपको दूसरे कल्चर के बारे में पता ही नहीं है, या फिर पता तो है लेकिन आप फिर भी अपने कल्चर को बहुत अच्छे से देख रहे हो, अपने कल्चर को सुप्रीम कर रहे हो और दूसरे को अपने से अटैच करके ही देखने की कोशिश कर रहे हो। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बोला ये बारबेरिक है, सावेज है। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में जो 1857 का रिवोल्ट हुआ है, तो एक क्वेश्चन आता है जनरली, हर साल आता है, हर साल तो नहीं लेकिन मतलब रहता है कि हर साल आएगा, पूछा जाता है कि बताओ 1857 का जो रिवोल्ट है, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसके ऊपर डिबेट करो। तो अब होता क्या है कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स आते हैं फिलोसफर्स के, थिंकर्स के, कुछ बोलते हैं कि हाँ है, कुछ बोलते हैं कि नहीं है। तो कुछ जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट जिनका है, वो ये बोलते हैं कि इट वाज अ वॉर ऑफ बारबेरियंस अगेंस्ट दी सिविलाइज्ड। मतलब वो कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, वो आपको ये बता रहे हैं डायरेक्टली कि इंडियंस बारबेरिक हैं, ठीक है, इंडियंस को वो लोग बारबेरिक बोल रहे हैं और अपने आप को सिविलाइज्ड बोल रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये कैसी स्टेटमेंट है, ये एक एथनोसेंट्रिक स्टेटमेंट है, ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि यूएस में फ्रांस बॉयज आते हैं, वो खुद ही इसको क्रिटिसाइज कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई इसको दरकिनार के ला दो, ये जो आपने अप्रोच दी हुई है बारबरिक, सैवेज, बारबरिक और सिविलाइज्ड, ये मतलब इनहेरेंट ये गलत है। आप कैसे किसी भी कम्युनिटी को बारबरिक बोल सकते हो? हाँ, वो अपने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, वो धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक हिस्ट्री है, आप उस हिस्ट्री को समझिए। तो रेसिज्म का भी कंसेप्ट ऐसा ही आता है। जनरली हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रेस और रेसिज्म का जो कंसेप्ट है, इसको हमें बायोलॉजिकल तरीके से ही देखना चाहिए या इसमें हमको कल्चरल एस्पेक्ट भी देखना चाहिए? तो बाद में हम देखेंगे कि जो रेसिज्म एज अ कंसेप्ट है, ये पूछा जाता है कि वेदर इट्स अ मिथ और रियलिटी। तो हम उसको बोलेंगे कि ये रेसिज्म जो है ये एक मिथ था, और उसको प्रूव करते हैं हम कैसे। जैसे अभी आप लोग, मैंने बताता रहता हूँ मैं आपको कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था साइंस एंड टेक में भी, मैंने आपको कल परसों बताया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसमें क्या करा, हमने सारे ह्यूमंस का डीएनए निकाल के कंपेयर किया।
तो उसमें हमें पता चला चाहे काला है, चाहे गोरा है, चाहे अर्थ के किसी भी कोने से है, उन सब की जीन सेम है, डीएनए हम सबका सेम है। तो जब डीएनए सेम हो गया तो हमें डिफरेंसेस कहाँ से आए? वो बहुत कम डिफरेंसेस हैं जो कि इन्वायरमेंट की वजह से हमारे अंदर इंड्यूस हुए होते हैं ना। इन्वायरमेंट होता है ना, अगर आप सर्द इलाके में रह रहे हो तो ठंडे इलाके में क्या होता है? ठंडे इलाके में बेसिकली आपकी सनलाइट कम आ रही होती है, तो आपकी बॉडी में मेलानिन कंटेंट जो रहता है ये कम रहता है, तो आप सफेद दिखते हो। इन कंपैरिजन अगर आप गर्म इलाके में रह रहे हो, लेट्स से अफ्रीका, मतलब इक्वेटर के आसपास रह रहे हो, तो वहां पे क्या होता है? गर्मी ज्यादा होती है, धूप ज्यादा लगती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपकी बॉडी में मेलानिन ज्यादा होती है। और मेलानिन क्यों आती है हमारी स्किन में? ये हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ठीक है, तो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कोई चीज आपको प्रोटेक्ट कर रही है तो वो तो आपके लिए अच्छा है ना। तो अगर एक इंसान जो कि वाइट है, उसको हम कनाडा से पकड़ के इक्वेटर पे ले आए, लेट से हमने किडनैप किया उसको कनाडा से, और किडनैप करके हम उसको ले आए अफ्रीका, और अफ्रीका के घने जंगलों में आके हमने उसको रात को छोड़ दिया, तो आपको लगता है कि वो सरवाइव कर पाएगा वहां पे? कमेंट्स में बताओ मुझे, उसको क्या प्रॉब्लम आएगी? कमेंट्स करके बताइए कि उसको क्या प्रॉब्लम आएगी अगर मैं एक कनाडा के सिटीजन को किडनैप करूं, और किडनैप करके उसको लाता हूं मैं कहाँ पे? एक अफ्रीका के जंगल में, और उसको जंगल में रख देता हूँ, तो मुझे बताओ क्या होगा? क्या वो सरवाइव कर पाएगा? किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी उसको? बताओ कमेंट करके। आज आप लोग कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्लास में, मैं देख रहा हूँ आप लोग टाइप शाइप कम कर रहे हो, या तो थक गए हो या फिर आपको क्लास बोरिंग लग रही है, क्या चक्कर है? सुरभि का आंसर आया सनबर्न, वेरी गुड। इकरा का भी आया है, ही इज नॉट अकस्टम टू इंटेंस हीट, ही विल सफर। अंकित का आया है अडेप्टेशन की प्रॉब्लम, वेरी गुड। मुस्कान भी कुछ टाइप कर रही है। आप सब बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। क्यों ये सब क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि जो इंसान जिसकी स्किन ने कभी सूरज देखा ही नहीं, सूरज देखा तो है लेकिन डायरेक्ट उस लेवल की हीट नहीं देखी, वो हमेशा फ्रिज में ही रहा है। अब ऐसा होता है ना, एक सब्जी जो हमेशा फ्रिज में ही रखी है उसको धूप में रख दो तो सिकुड़ जाएगी, तो सेम चीज होता है। हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन में जो मेलानिन है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? सनबर्न से। सनबर्न नहीं, सन की रेडिएशन से। अब ऊपर ऊपर जैसे आप लोग चलते जाएंगे, ऊपर यानी इन द सेंस कि मैं अर्थ के मैप की बात कर रहा हूँ, तो इक्वेटर से दूर जैसे आप जाओगे, ऊपर या नीचे दोनों तरफ सन की रेडिएशन कम होती है, ठीक है। सन की रेडिएशन कम होने से क्या होता है? हीट कम पहुंचती है आपके पास, और आपकी बॉडी को मेलानिन की जरूरत ही नहीं होती। तो एक कनाडा का इंसान जो कि एकदम व्हाइट होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में मेलानिन कंटेंट ना के बराबर है, उसको जब आप यहाँ लाओगे, तो जब उसके ऊपर धूप की किरणें पड़ेंगी, उसकी बॉडी को तुरंत के तुरंत तो मेलानिन, रातों रात तो वो सफेद से काला हो नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट डे जब वो धूप में निकलेगा, तो उसकी बॉडी जो है वो उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसको सनबर्न हो जाएगा। सनबर्न के साथ साथ उसको और भी प्रॉब्लम होगी, उसकी बॉडी ना बहुत फास्ट जो वाटर है उसको लूज कर जाएगी, और हो सकता है कि उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए। किसने यहाँ लिखा है अडेप्टेशन? तो बिल्कुल सही बोला होगा कि अडेप्टेशन की वजह से क्या होगा? अडेप्टेशन की वजह से, क्योंकि एक जगह पे रह के उसकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है, अगर वो यहाँ रह रहा है तो उसको टाइम लगेगा। हम ये नहीं बोलते कि कुछ हो जाएगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। मुस्कान ने से बोला है कि सर वेदर सूटेबल नहीं है, अडेप्टेशन की प्रॉब्लम। हाँ, ये तो ठीक बोल रहे हो, वेदर सूटेबल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रिसाइज होना था, आपको मुझे स्किन से रिलेटेड चीज बतानी है। अमित बोल रहे हैं डज अ मैन फ्रॉम अफ्रीका सफर्स इन आर्कटिक कंट्री? अमित आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। देखो, अफ्रीकन जब कहाँ जाएगा, कनाडा में जाएगा, उसकी बॉडी पे मेलानिन पहले से ही है। तो जब उसको पहले से ही मेलानिन है, कनाडा में जाके उसको सन रेज की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सन रेज की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन सोचो, जैसे अफ्रीका में ठंड क्या थी? कम थी, गर्मी ज्यादा थी। सिमिलरली आर्कटिक के पास ठंड ज्यादा है, तो जो एक ब्लैक पर्सन है जो अफ्रीका के पास रह रहा है, उसकी बॉडी वो लंबा होगा, लीन होगा, उसमें फैट्स कम होंगे। उसकी वजह से क्या है? उसकी वजह से ये है कि उसकी बॉडी हीट को डिसिपेट जो है वो बहुत जल्दी करती है, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में उसको स्वेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि स्वेटिंग अगर ज्यादा होगी तो स्वेटिंग से आपका शरीर ठंडा रहेगा, और आपका शरीर अगर ज्यादा है, आपकी बॉडी का सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी हीट लूज जल्दी करेगी। तो जब आप इक्वेटर के पास रहते हो ना, तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए कि जो हीट लूज जल्दी करे। लेकिन अगर आप आर्कटिक में चले जाओगे तो उल्टा होना चाहिए, आपकी बॉडी को हीट कंजर्व करके रखनी पड़ेगी।
तो एक अफ्रीकन ओरिजिन का पर्सन अगर आर्कटिक में चला जाएगा ना, तो उसको वहां जाके प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी? उसको ठंड लग जाएगी, उसको सर्दी लग जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा शरीर है, फैट उसके अंदर है नहीं, तो उसकी बॉडी बहुत जल्दी जो उसके अंदर छोटी थोड़ी बहुत हीट होगी ना, वो भी निकल जाएगी बाहर, तो उसको वहां प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सुरभि बोल रहे हैं कैंसर के चांसेस भी रिलेटिवली ज्यादा है। हाँ सुरभि सही बोल रहे हो, सन रेज जब बिल्कुल उसकी स्किन पे पड़ेंगे ना, तो उसको स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है फिरदौस, यार प्लीज फिरदौस, आप अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड ही सवाल पूछो। वीडियो ये नहीं होगी, ये वीडियो अपलोड नहीं होगी यूट्यूब पे, ठीक है? ये आपकी पेड कोर्स है यार, वो दूसरा नहीं है। ये अपलोड होगा आपकी ऐप पे, जब ऐप आएगी वहां अपलोड हो जाएगा। स्किन एलर्जीज एंड सनबर्न, हाँ वेरी गुड अंकित। जैसे सोल्जर्स सियाचिन जाते हैं टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में, पहले वो ट्रेनिंग करते हैं। वेरी गुड अंकित, यही चीज हमने पढ़नी है। ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे यहीं पे एक्लेमेटाइजेशन, यहीं पे हम यहाँ पढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखते चलो। ये आ गया चैप्टर नंबर 9.7। देखो चैप्टर नंबर 9.7 में ये देखो, मैंस फिजियोलॉजी, मैन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट स्ट्रेस, हॉट डेजर्ट, कोल्ड हाई अल्टीट्यूड क्लाइमेट एक्सेट्रा। तो जो बंदा सियाचिन में जा रहा है ना, उससे क्या होगा कि उसने माउंटेन पे जाना है। तो जब ये माउंटेन पे जाएगा तो ऊपर क्या होगा? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, ठीक है, प्रेशर भी अलग है, और कोल्ड तो है ही है। तो इस केस में कोल्ड और हाई ऑल्टीट्यूड दोनों चीजें इंटरेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, उसको ठंड में जाना है, ठंड को भी, ठंड के लिए भी उसकी बॉडी प्रिजर्व वैसी होनी चाहिए पहले। और हाई ऑल्टीट्यूड जाना है, अगर जैसे जैसे हाई ऑल्टीट्यूड जाएगा ना, ऑक्सीजन कम होगी। तो अगर ऑक्सीजन कम है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने लंग्स को, उसको अपने जिस्म को पहले वैसा मजबूत बनाना पड़ेगा ऊपर जाने से पहले। और आप सोचो जिस रिस्पेक्ट में, आप, मैंने एक दिन पहले भी एग्जांपल देके बताई थी, आप शेरपा के एस्पेक्ट में सोचो। शेरपा क्या होता है? शेरपा वो लोग होते हैं जो माउंट एवरेस्ट से ऊपर नीचे आते हैं, बार बार भाग भाग के चले जाते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ना, मान लो हम तो नहीं जा पाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, लेकिन जो माउंटेनियर्स होते हैं वो क्लाइंब करते हैं, तो फिर आके मतलब उनको इतना सम्मानित किया जाता है कि यार ये लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ के आए, इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह करी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक इंसान जब माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ता है, उसको एक दिन में तो वो आके ये वापिस नहीं आएगा। तो खाना पीना उसके लिए, हीट, मतलब उसका टेंट, ये सब कुछ ऊपर कैसे पहुंचता है? वहां जैसे वैष्णो देवी अगर आप कभी जाओ तो ऊपर ये पालकी लेके जाते हैं, या फिर वैष्णो देवी में तो म्यूल्स भी जाती हैं, हेलीकॉप्टर भी जाता है। तो वहां नहीं जा सकता ये सब कुछ माउंट एवरेस्ट में, वहां शेरपा होता है। समझ लीजिए जैसे जम्मू में जैसे वैष्णो देवी में पालकी लेके चलते हैं, वो 4 बंदे होते हैं बेचारे, तो एक हैवी से पर्सन को उन्होंने बीच में उठाया हुआ होता है। तो सिमिलर माउंट एवरेस्ट में भी होता है, वहां जो शेरपाज होते हैं वो ऊपर नीचे सामान ढोने के काम आता है उनका। तो शेरपा एक दफा, आप मान लो नीचे से ऊपर पहुंचोगे ना, वो उतनी देर में 4-5 चक्कर लगा चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी पहले ही वैसी बनी होती है, उनका फिजिकली स्ट्रक्चर ही वैसा है, उनके लंग्स काफी मतलब हैवी होते हैं, बड़े लंग्स होते हैं, उनकी छाती वाला जो एरिया है ना, ये बड़ा होता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसी तरीके से पीछे हमने 1-2 चैप्टर स्किप किया, रुको। फिर आगे आ जाता है क्या चीज? एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन एज जेनेटिक मार्कर, ये हम देखेंगे। इसमें हम ब्लड ग्रुप्स वगैरह पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं ना, हमारा ब्लड ग्रुप जो भी रहता है, तो ए है, बी है, क्या है, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। और भी कुछ कुछ चीजें हम पढ़ते हैं कि HB लेवल क्या है, बॉडी फैट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी फंक्शन। इसमें से जनरली इतने सवाल नहीं आते हैं, ये ऊपर जो मैंने येलोइश कर रखे हैं ना, ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं। फिर कंसेप्ट्स एंड मेथड ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो इस साल एक्सपेक्ट कर लो, मैं अभी बता देता हूँ आपको कि बहुत क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही है, मैं साथ साथ आपको सब कुछ बताता भी जाऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो हम सारा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हम स्मार्टली पढ़ेंगे। हो सकता है कि सिलेबस तो हमने पूरा पढ़ना है, लेकिन एट दी एंड मैं आपको बताऊंगी ये 5 चैप्टर पढ़ लो, इन्हीं 5 चैप्टर में से ज्यादा सवाल आएंगे। प्लस उनके अलावा कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा, आपने उतना ही पढ़ना है, बार बार उसी को रिवाइज करना, उसी को लिख रहे हैं, तो क्यों नहीं आपके नंबर आएंगे। मैं आपको जिस हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप इस हिसाब से चलते जाओ तो आराम से आपके 300 प्लस मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे एंथ्रो में। और अगर आपके एंथ्रो में 300 प्लस मार्क्स आ गए तो बिलीव मी, आपकी सिलेक्शन तो होगी ही होगी। सिलेक्शन के बाद आपको रैंक भी केएस मिलेगा, आपको नीचे वाला मिलेगा ही नहीं कुछ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें पॉसिबल है, एंथ्रो में ये चीज पॉसिबल है। और खासकर मेरे लिए, क्योंकि अब मैं इसको पढ़ चुका हूँ, तो मैं इसकी नब्ज पहचान चुका हूँ एंथ्रोपोलॉजी की, और मैं करंट को भी रिलेट कर चुका हूँ। मैं ये चीज आपको प्रेडिक्ट करके दे सकता हूँ कि आपने किस चीज पे ज्यादा काम करना है, किस चीज पे कम काम करना है, जिससे वो चीज बहुत इफेक्टिवली हो जाए। चलिए आगे 9.8 है, ये है एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जब से कोविड आया ना,
तब से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 9.8 चैप्टर। इसमें हम हेल्थ, डिजीज, न्यूट्रिशन ये सब कुछ कवर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, जब हम पहुंचेंगे वहां पे मैं आपको बताऊँ। फिर आगे क्या है, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें ह्यूमंस की ग्रोथ के बारे में बताया जाता है। जैसे बच्चा जब होता है, फीटल जो होता है, फीटस, तो फीटस से लेके जब तक बेबी डिलीवर होता है तो सारी स्टेज पढ़ेंगे। प्री नेटल, नेटल, इन्फेंट। प्री नेटल क्या होता है, छोटा बच्चा, फिर नेटल हो गया, फिर इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, मेच्योरिटी, सेनेसेंस, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। पूरा हमारा एवोल्यूशन है, ये देखते हैं। फिर आगे क्या क्या चीजें हैं कि इफेक्ट किसकी, कौन कौन सी चीजें हमारी ग्रोथ पे इफेक्ट करती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो घर वाले बोलते हैं भाई वो किया करो, आप डेली एक्सरसाइज किया करो, या घर में ऐसे डंडा लगा देते हैं, बोलते हैं लटकते रहो इस पे ऊपर। अब यार सिर्फ लटकने से बेचारे की हाइट थोड़ी बढ़ सकती है, कुछ चीजें जेनेटिक भी होती हैं। हो सकता है उसके पेरेंट्स की भी हाइट छोटी हो, तो अगर उसके पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो उसकी हाइट कैसे लंबी हो जाएगी। तो बड़े सारे साइंटिस्ट हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें रोल प्ले करती हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि सब कुछ, हर एक चीज रोल प्ले करती है। इन्वायरमेंट भी करती है और जेनेटिक भी करती है। और कई दफा ऐसा देखा जाता है कि जेनेटिकली उसके पेरेंट्स सारे छोटे छोटे हैं, लेकिन वो बच्चा बड़ा लंबा हो जाता है। वो किसकी वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। तो उसमें हो सकता है बच्चा एक्सरसाइज कर रहा हो, जिम्नास्ट कर रहा हो, लटकता हो, खुद खेलता दौड़ता हो। जैसे आज की डेट में मैं एक बहुत मतलब मेजर प्रॉब्लम देखता हूँ कि जैसे ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इसको अर्बनाइजेशन ही बोलेंगे, कि बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को घर में ही रखते हैं। तो बाहर भी नहीं निकलने देते, बोलते हैं गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो उसको गिरने दो, उसको चोट लगने दो, चोट लग के तो मजबूत होगा वो, ठीक है। तो पहले जमाने में क्या होता था, आप लोग देखो, गांव में लोग रहते थे, बच्चे चप्पल भी नहीं पहनते थे, भागते रहते थे, गिरते थे, ठीक है, नाक बहरी होती थी, सब कुछ हो रहा होता था, वो ठीक है। उससे क्या होगा कि बच्चा बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेगा एनवायरनमेंट को, और बाद में वो इतना ही मजबूत बनेगा। उसको फिर छोटे, जैसे आप लोग अभी ऑब्जर्व करना, कोविड आया, तो जम्मू के एस्पेक्ट में बात करो तो देखना, जो हम लोग थे, जो मतलब काफी मतलब कम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या बाहर कम निकलते हैं, पहले तो करते थे, अभी नहीं कर पा रहे, तो हमारे जैसे लोगों को ज्यादा डेंजर थी एज कम्पेयर टू वो लोग जैसे कोई फिजिकल वर्क कर रहा है, कोई लेबर है। क्योंकि फिजिकल वर्क तो नहीं रुका, आपने देखा वो लोग बेचारे फिर भी काम करते रहे। और उनको ये वो उनको अगर आप पूछते थे कि कोविड हो रहा है यार, आप कहाँ काम कर रहे हो, तो वो बोलते हैं यार क्या करना है, पेट भी तो पालना है। अगर हम कमाएंगे नहीं, घर बैठेंगे, तो पेट कहाँ से पालेंगे। और मोस्टली उनको उनको हुआ भी नहीं कोविड शोविड, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि देखो उनकी बॉडी इतनी मजबूत हो चुकी है, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, वो सारा दिन मतलब वैसी ही चीजों में काम करते हैं। तो मेरा मतलब यही है कि बच्चों को भी थोड़ा सा हमें एक्सपोजर देना चाहिए, बिल्कुल अंदर अंदर नहीं रखना चाहिए, उनको खेलने कूदने देना चाहिए। गेम्स भी देख रहा हूँ आजकल मैं कि बच्चे घर में सारा सारा दिन पबजी खेलते रहते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारी बाहर जाके, तो हमें बाहर जाके कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को एटलीस्ट करवानी चाहिए। क्योंकि देखो जब एक बार बेचारे आपकी तरह पहुंच गए यूपीएससी की एज में, फिर तो अंदर ही बैठना है, फिर तो फाउंडेशन हो गई ना। लेकिन पहले जितना वक्त उनको है, उतने वक्त के लिए उनको भेजा जाए बाहर। तो यही चीज है, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 11th चैप्टर फिर क्या बोलता है, ये कुछ एक कंसेप्ट रहते हैं, जैसे मिनार्क है, मेनोपॉज है, और अदर बायो बायो इवेंट्स टू फर्टिलिटी, और फर्टिलिटी पैटर्न्स इन डिफरेंशियल, इसमें हम ये भी चीजें पढ़ते हैं। फिर आगे डेमोग्राफिक थियरीज आती हैं। डेमोग्राफिक थियरी आपने पढ़ा होगा, अगर आपने सेंसस वगैरह वहां पढ़ा है ज्योग्राफी में, तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी इससे कवर होती है, ठीक है। तो यहाँ से ह्यूमन ज्योग्राफी का भी कुछ कुछ एस्पेक्ट है जो आपकी जीएस की यहीं से कवर हो जाएगी। और फिर 11th और 12th चैप्टर, जो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं 12th चैप्टर से। 12th चैप्टर में क्या है, ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड। इसमें से तो हर साल एक 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। और इस साल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो मैंने क्वेश्चन डाला हुआ था एग्जैक्टली वही रिपीट हुआ है। मैं आप हमारे चैनल पे भी जाके देख लेना, इससे हमने जो प्रिडिक्ट किया था क्वेश्चन, सेम 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, और मैंने उसका आंसर भी बच्चों को दिया हुआ था। जो डायरेक्ट डायरेक्ट बच्चों के 20 नंबर यहीं से बन गए, ठीक है। तो ये कवर करता है हमारा पेपर 1, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लेता हूँ, मैं देखता हूँ आप लोगों ने क्या क्या मुझे आंसर लिख के दिए हुए हैं। पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, फिर हम पेपर 2 डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने क्या क्या लिख के भेजा हुआ है मुझे, मैं देखूँ जरा। क्या लिखा है आप लोगों ने, आप लोगों ने लिखा हुआ है, शेयरिंग बंद करो जरा, मैं आप लोगों के सवाल हैं, मैं फोन में देख लेता हूँ कि सर जैसे सोल्जर्स, ये तो पढ़ लिया। सर मुझे केस स्टडीज फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है न्यूज़पेपर से, अंकित का सवाल। अंकित डोंट वरी, अब मैं दूंगा आपको केस स्टडीज। अब आप अगर क्लास ज्वाइन कर लोगे, फिर आपको केस स्टडीज की जरूरत नहीं है ना अलग से, मैं आपको बताऊंगा।
क्योंकि हम डेली बेस पे क्लास जब भी शुरू होगी ना 5-10 मिनट हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और जो भी आपका चैप्टर हम पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर 1.1 पढ़ेंगे तो उसकी केस स्टडीज मैं आपको दूंगा। तो जब मैं आपको केस स्टडीज देने लग पड़ूंगा ना, मैं उसको डिस्कस करूंगा, उससे क्या होगा, आपको अपने आप आपके अंदर वो एक एबिलिटी जो है ये डेवलप हो जाएगी कि कैसे हमने नॉर्मल न्यूज से केस स्टडी बनानी है। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहो, तो हम आपको ये चीज जो है ये कवर कर देंगे। अच्छा, सुप्रिया ने क्या बोला हुआ है, सर जैसे सोल्जर सियाचिन जाते हैं। अच्छा, इसको रिप्लाई किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड क्लाइंबिंग। ठीक है, ठीक है। सर जैसे ठीक है, इसको एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं ना सुप्रिया, शायद आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इसको एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो डिस्कस किया, पेपर 1 डिस्कस किया। पेपर 1 250 मार्क्स का आता है। पेपर 1 में फिजिकल 8 क्वेश्चन आते हैं टोटल। ठीक है, 8 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये होते हैं सोशो वाले। फिर 5 6 7 8 ये होते हैं कौन से, आपके फिजिकल वाले। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मैंडेटरी होते हैं। ये इसमें 5 सब क्वेश्चंस होते हैं 10-10 नंबर के, यानी कि 50 नंबर पार्ट 1 से, पार्ट ए से, और 50 नंबर पार्ट बी से। तो 100 नंबर का पेपर आपका मैंडेटरी होता है। ये कैसे होता है, ये 10 मार्कर होते हैं पेपर में ना। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में आपको 3 किस्म के क्वेश्चन आते हैं। कुछ 10 मार्कर होते हैं। जो 10 मार्कर होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं 2 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्दर ए बी सी डी ई करके होंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 के भी ऐसे ही होंगे ए बी सी डी ई। कितने कितने नंबर के, 10-10 नंबर। अच्छा, 10 नंबर में लिखना कितना होता है पेपर में, यूपीएससी की जो शीट होती है। अच्छा, आपने नोट्स बनाने साथ साथ, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको नोटबुक लेनी है, लेकिन नोटबुक लेनी कौन सी, यूपीएससी वाली। ठीक है, यूपीएससी वाली कौन सी, A4 शीट जिसमें रहती है, आपने वो बुक लेनी, वो नोटबुक लेनी है। उसके दोनों साइड में मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, जैसे पेज होता है ना, तो पेज के इस साइड भी थोड़ी सी जगह छुट्टी होती है, इस साइड भी छुट्टी होती है, ऊपर भी छुट्टी होती है, नीचे भी छुट्टी होती है। आपने वो वाली नोटबुक्स लेनी है अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपने दूसरी नोटबुक ली हुई है, आप उसको चेंज कर लो। ठीक है, जो ली हुई है उसका मैं बताऊंगा उसको क्या करना है, वेस्ट नहीं होगी। लेकिन आपने नोटबुक याद रखना, कल से आपके पास कौन सी नोटबुक होनी चाहिए, यूपीएससी वाली। कल से मैं आपको लिखाऊंगा भी, आज तो मैं लिखा नहीं रहा, कल से मैं आपको लिखाऊंगा। यूपीएससी की नोटबुक आपने लेनी है, उस पर आपने अपने नोट्स बनाने। 2 आपने छोटी नोटबुक्स लेनी है। छोटी नोटबुक्स कैसी लेनी है, ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अपनी कोई एक नोटबुक मैं दिखा देता हूँ। कोई भी पतली सी नोटबुक ले लो, वो स्पेशली होगी केस स्टडीज के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या लिखना है। मैं आपके ऐसे नोट्स बनवा दूंगा ना कि जब आप एंथ्रो का पेपर देने जाओगे, आपको कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपके टिप्स पे होगा, हर एक चीज आपकी टिप्स पे होगी। ठीक है, आपके पतले से नोट्स होंगे जिनको आप बार बार रिवाइज करोगे। और पेपर और एंथ्रो ही नहीं, मैं पूरे आपको इस यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ, आपने बड़ी बल्कि मटेरियल नहीं इस्तेमाल करना है। बड़े सारे आपने नोट्स, बड़ी सारी बुक्स इकट्ठी नहीं करनी। आपने कम से कम चीजें रखनी। ठीक है, आपके रिसोर्सेस कम से कम होने चाहिए। आप जहां से बार बार मैक्सिमम चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, एक सर थे, उन्होंने मुझे समझाया था एक बार कि विशाल, जब तैयारी स्टार्ट करनी है ना, एनसीईआरटी पढ़ो। आप किस दिन ऐसा बोल सकते हो कि एनसीईआरटी जो है ये मैंने अच्छे से पढ़ ली, जिस दिन पूरी की पूरी एनसीईआरटी एक पेज पे आ जाए। एक पेज पे इन द सेंस कि बाकी कहाँ जाएगी, बाकी मेरे दिमाग में। ठीक है, बाकी चीज मेरे दिमाग में है, लेकिन मुझे हिंज चाहिए, मुझे टॉपिक का नाम पता होना चाहिए। तो वो टॉपिक के नाम मेरे पेज में आएंगे। अब उसके अंदर सब टॉपिक के नाम होने चाहिए, वो पता होने चाहिए। फिर उन सब टॉपिक के अंदर भी हो सकता है सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल पे कोई छोटे 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 टॉपिक, तो उन टॉपिक्स के मेरे नोट्स बने। ठीक है, तो आपने एक नोटबुक यूपीएससी वाली लगानी है, जो कि बड़ी A4 साइज वाली स्पाइरल। अगर आपको जम्मू से है तो आप लोग विक्रम चौक जाओ, विक्रम चौक में AS फोटो स्टेट वाला है, वो उससे स्पाइरल करके आपको, मुझे लग रहा है 100-150 रुपए की वो दे देगा। डायरेक्ट A4 शीट उसमें आप लगवा सकते हो, उसके नोट्स बनाओ। कुछ बच्चे जो जम्मू में नहीं है, वो अपने आसपास पता करो। ठीक है, अपने आसपास पता करो, आपको मिल जाएगी। आप स्टेशनरी शॉप पे जाओ, उनको बोलो कि मुझे यूपीएससी वाली नोटबुक चाहिए। यूपीएससी वाली नोटबुक कोई अलग नोटबुक नहीं है। चेक करना, जो मैंने मेन चैनल पे जो बच्चों की असाइनमेंट्स भेजी हुई है, कल परसों मैंने शायद अंजना की असाइनमेंट भेजी है, गुड कॉपी। तो वो वाले नोट्स देख लो, जैसे उसने लिखा है ना, उसने कौन से नोट्स इस्तेमाल किए हुए हैं, आपने वही नोट्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बाद में ना मैं आपके नोट्स में वैल्यू एडिशन करूंगा। तो भी अगर आपने साइड में ब्लैंक स्पेस छोड़ी होगी, तो बाद में मैं उसको आपको वहीं पे नोट्स कुछ और भी लिखवा दूंगा। आप खुद भी विद टाइम, जैसे न्यूज में आपको कुछ मिलेगा तो आप उसको वहां पे ऐड ऑन करते जाना। और जो छोटी नोटबुक्स लेनी है वो भी लेके रखो, मैं बताऊंगा उसमें करना क्या है। उसमें टाइम टू टाइम मैं आपको बताऊंगा, आप ये चीज उसमें ऐड ऑन करते चलो। फॉर रेफरेंस मैं काम करूंगा ना, किसी बच्चे ने, जो ऑलरेडी हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चों ने कुछ चैप्टर्स बनाए हुए हैं,
तो उसकी मैं थोड़ी सी स्नीक पीक आपको भेज दूंगा, ताकि आप लोग उसको, क्योंकि क्लास में तो मैं अपनी नोट्स दिखा देता था, तो यहाँ पे भी मैं अपने या किसी के नोट्स, सैंपल नोट्स में आपको भेजूंगा, ताकि आपको पता चले कि आपने नोट्स बनाने कैसे। अब देखो, नोट्स मैंने आपको सारे देने ही है, लेकिन मैं आपको लिखवा क्यों रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि एट दी एंड क्या होता है, जो हमने अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाए होते हैं ना, वही हमारे काम आते हैं। तो आपने अपनी हैंड राइटिंग में भी थोड़े से नोट्स बनाने हैं, कंटेंट मैं आपको दूंगा, उनसे ही चाहे वो वाले नोट्स बना लो, चाहे जो मैं डिक्टेट करूंगा उनसे नोट्स बना लो, लेकिन आपकी अपनी हैंड राइटिंग में थोड़े बहुत नोट्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि लास्ट मिनट जब आप रिवाइज करोगे तो अपने आपने जो अपने हाथों से नोट्स बनाए होंगे वो काफी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो फिर अब हम चैप्टर पेपर 2 देख लेते हैं। अच्छा, एंथ्रो की आगे मैं आपको बता रहा था, एक तो हो गए 10 नंबर वाले सवाल। जो आप ये यूपीएससी की नोटबुक खरीदेंगे ना, जहाँ वापिस चलते हैं, इसका एक शीट जो रहती है, वन साइड, वो रहती है 5 मार्क्स की। ठीक है, अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो कोई आता नहीं, 10 मार्क का आता है। तो यानी कि जब 10 नंबर का सवाल आएगा, तो वो जो यूपीएससी की शीट है वो दोनों साइड, ठीक है, एक साइड आपने पहले लिखी, ये हो गया आपके 5 नंबर, फिर पन्ना पलटा, फिर दूसरी साइड लिखी, वो हो गया 10 नंबर। तो 10 नंबर का सवाल आए तो यानी कि एक पेज दोनों तरफ मैंने भर के आ जाना है पेपर में, लेकिन पेज कौन सा होना चाहिए, यूपीएससी वाला, जिसके लेफ्ट साइड में भी मार्जिन है, राइट में भी मार्जिन है, ऊपर भी मार्जिन है, नीचे, तो आपको बस लिमिटेड स्पेस ही बची होगी। तो फिर हम देखेंगे, मैं आपको इंप्रूव करवाऊंगा आंसर राइटिंग में। अगर आप थोड़ी सी स्नीक पीक चाहते हो तो आप हमारे मेन चैनल पे जाओ, या मैं इसी चैनल में शेयर कर दूंगा बेस्ट कॉपीज। तो वो मैंने जो बच्चों को असाइनमेंट्स लिखवाई हुई हैं, तो उनमें जिस तरीके से मैंने उनको गाइड किया है, या किसी बच्चे ने खुद सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन से सबसे अच्छी कॉपीज लिखी हुई है, वो हमने वहां पे शेयर की हुई है। आप देखो बच्चे आंसर लिखते कैसे हैं और आपको कैसे लिखना चाहिए, आप भी वो लिख पाओगे। जैसे जैसे आप मेरी क्लासेस अटेंड करोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि, अब जैसे कई बच्चे होते हैं वो कोचिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं या कुछ पढ़ना तो स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको आंसर राइटिंग का पता ही नहीं होता, पेपर का पता ही नहीं होता, सवाल कितने आने, फिर एंड में जाके उनको रियलाइज होता है अच्छा आंसर ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको साथ साथ में पता चलता रहेगा, साथ साथ में आप आंसर लिखते रहोगे। ये हो गया 10 नंबर का सवाल। इसके 10 नंबर के सवाल क्वेश्चन किस किस में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 5 में, दोनों में ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो 100 नंबर का पेपर आपका यहाँ से बनेगा, इनमें कोई चॉइस नहीं। तो फिर अब मैं आपको बताऊंगा पढ़ाते पढ़ाते कि आपके सिलेबस में कुछ छोटे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हर बार 10 नंबर का ही सवाल होता है। फॉर एग्जाम्पल इंसेस्ट टैबू, तो हर बार 10 नंबर का ही सवाल बनता है। फिर जैसे आपको आ गया, जैसे पिछले बार आया था मैजिको रिलीजियस फंक्शनरी, जैसे मैजिक होता है, तो मैजिक मैंने आपको बताया कि मैजिक 2 लॉज पे काम करता है। तो और भी थोड़ा हम देखेंगे, मैजिक 2 किस्म का होता है, ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक। ब्लैक मैजिक 2 किस्म, 2 पर्पस के लिए किया जाता है, या तो प्रोडक्टिविटी के लिए या अपने प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए जैसे आप लोग ताबीज वगैरह पहनते हो, और प्रोटेक्शन जैसे पुराने जमाने में होता था कि लोग जैसे फसल, मतलब खेत, हल जो होते थे, जैसे अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ी है, तो रामायण का एक इंसिडेंट है कि जो राजा थे, सीता माता के जो वो थे, जनक, राजा जनक, तो उनके उनके अंपायर में क्या हो गया था कि अकाल पड़ गया था। तो उनको किसी ने बताया कि आप हल चलाओ, खुद हल चलाएगा, मतलब राजा, सोच लो उस टाइम का राजा खेत में आके हल चला रहा है। तो फिर जब वो हल चला रहे थे, वहीं से फिर सीता माता का जन्म हुआ था। वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन वो एक तरीके का क्या है, वो एक तरीके का रिचुअल है जो उन्होंने परफॉर्म किया, किस पर्पस के लिए, कि बारिश हो और फिर अनाज पैदा हो। तो ऐसे ही बड़ी सारी जैसे सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स हैं, वो क्या करती है, जो ऑक्स होता है ना, बैल जो होता है, तो जब बैल की डेथ हो जाती है तो उसकी जो फीमर बोन होती है, तो उस बोन को वो क्या करते हैं, अपने खेत में दबा देते हैं। और खेत में जब ऑक्स की बोन, ऑक्स क्या है, जिससे वो हल जोतते थे पहले, आज तो आप नहीं देख पा रहे होगे, क्योंकि आज की डेट में तो मैकेनिकल डिवाइसेस आ गए, ट्रैक्टर आ गए, तो आप ट्रैक्टर देखते हो, बैल तो देखते नहीं हो ना, लेकिन आपने कहीं तो देखा ही होगा बैल, गांव में अगर आप रहते हो, हमने तो देखा है। तो ओमन, गुड ओमन माना जाता है कि जो ऑक्स है उसकी बोन अगर आप अपने फील्ड में बरी कर दो, तो उससे क्या होता है कि वो बोलता है कि अच्छी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये मैजिक में आ जाएगा, कौन सा वाला मैजिक, प्रोडक्टिव मैजिक। तो ये दोनों प्रोटेक्शन के लिए जैसे तावीज पहना, प्रोडक्टिव के लिए जैसे राजा जनक ने हल चलाई, और फिर ये आ जाएगा व्हाइट में, और ब्लैक में क्या आ जाएगा, जैसे किसी के डिस्ट्रक्शन के लिए कुछ करना, तो वो वहां पे कुछ चीजें करोगे तो वो उसमें आ जाएंगी। तो पेपर में आता है कि इनके प्रैक्टिशनर्स के बारे में बताओ। तो व्हाइट मैजिक जनरली कौन परफॉर्म करता है, प्रीस्ट होते हैं, शमन्स होते हैं, मेडिसिनल मैन्स होते हैं। और वैसे ही जो ब्लैक मैजिक है, ये कौन परफॉर्म करता है, ये सॉर्सरर और विचेस होते हैं। तो पेपर में आया था, बताओ कौन परफॉर्म करता है, तो ये चारों आए, ये आपने लिख दिया वहां पे, तो आपको नंबर मिलेगा। अब 2 पेज में लिखना है अगर, तो एक एक के बारे में इतना लंबा तो लिख नहीं सकते, तो फिर कैसे लिखोगे, फिर आप ऊपर मैजिक डिफाइन करोगे, फिर बताओगे मैजिक 2 टाइप्स का है, व्हाइट और ब्लैक। फिर व्हाइट बताओगे किस पर्पस के लिए होता है, और फिर बताओगे कौन कौन करता है। ऐसे ब्लैक बताओगे कि ब्लैक किस पर्पस के लिए होता है और कौन करता है, सॉर्सरर और विच।
फिर इनके नीचे इसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा थोड़ा। तो होलिस्टिकली आपने 10 नंबर में इतनी सारी डायमेंशन जो है वो कवर कर ली। तो इस तरीके से हम देखते चलेंगे। फिर इसके बाद अब जो दो वैरायटी के और क्वेश्चन रह गए, ये रहते हैं 20 मार्क का क्वेश्चन और 15 मार्क का क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन के 3 सब टाइप्स होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया, उसमें 5 क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने फर्दर सब टाइप्स होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन होता है 20 नंबर का और बाकी दो कितने कितने 15-15 का। ऐसे ही जितने भी इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी सेम स्कीमा होता है, एक 20 नंबर का सवाल और दो सवाल कितने के 15-15 नंबर के। तो अगर 15 नंबर का सवाल है तो बच्चे पूछते हैं कितने पेज लिखने, तो सेम एक पेज अगर 5 का तो 3 कितने होंगे, इतना सी सेट तो आप जानते ही हो, 3 पेज लिखने हैं। सिमिलरली अगर 20 मार्क्स का है तो कितना लिखने हैं उसके, फिर आपने 4 पेज लिखने। अब होता कैसे है, सेम कंसेप्ट को एग्जामिनर 15 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 20 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो फिर ये अब आपके ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर है, आपके एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर है कि आपने उस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करना है और कैसे इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। अब एक चीज आपने और कंसीडर करनी है, जैसे इस साल हुआ हमारे साथ, क्या हुआ, एसए के पेपर में हुआ वो चीज। अब जनरली एसए के लिए यूपीएससी में 12 शीटें मिलती हैं, लेकिन पीएससी ने दी 10 शीटें। अब उससे हुआ क्या कि एक लास्ट का पेज तो हमें थोड़ा सा ब्लूप्रिंट बनाने के काम आता है। तो बच्चे जब लिखते हैं ना, लिखते 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 फिर लास्ट शीट में जब पहुंचते हैं तो उन्होंने लास्ट शीट जनरली रखी होती थी कि कंक्लूड करेंगे एक पेज पे, लेकिन तब तक शीट ही खत्म हो जाती है। सिमिलरली सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था कि एसए के पेपर में भी, सॉरी एंथ्रो के पेपर में भी ऐसे हुआ। 20 मार्क के पेपर के लिए यूपीएससी कितना बोलता है कि 4 शीटें, लेकिन वहां पे पीएससी वालों ने कितनी शीटें दी, 3 शीटें, यानी कि 15 मार्क्स के हिसाब से दे दे। अब देखो लिखना तो है तो 15 में ही लिखोगे, लेकिन एटलीस्ट पहले थोड़ा सा पेज पलट के हमें देख लेना होता है कि यार इसमें 15 पेज हैं, क्यों, ताकि आप थोड़ा सा लास्ट का पेज कंक्लूजन के लिए लिखो, आंसर पूरा होना चाहिए। ठीक है। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि सर सेम टॉपिक पे अगर आ गया 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का, तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखो इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मैं आपको बताऊंगा। तो आपको चाहे हंसी भी आए तो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट तो बना रहना चाहिए हमारा। जैसे आपने एक ह्यूमन बीइंग को कंसिडर करना है, ठीक है। जब वो छोटा होता है, छोटा बच्चा होता है, और धीरे 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 जैसे उसकी ग्रोथ होती है, वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर और एडल्ट हो जाता है। तो एक छोटा किड आप दीजिए जो बिल्कुल अभी नेटल है, 1 साल का है। थोड़ा सा आप यंगस्टर ले लीजिए 7-8 साल का, और एक ले लीजिए एडल्ट। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस, क्या इन सब के 2 हाथ नहीं है, क्या जो छोटा बच्चा उसका एक ही हाथ है, क्या इनमें 2 पैर नहीं है, क्या एक एक नाक सब में नहीं है, क्या 2 ही कान है सब में, या 3 कान तो नहीं है किसी के। ऐसा तो नहीं है कि जो छोटा बच्चा है उसका एक ही कान है, फिर जब बड़ा होता है उसके फिर 2 कान हो जाते हैं, और बड़ा होता है 3 कान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चरली सब सेम है। जो छोटा बच्चा है उसके भी 2 कान है, ठीक है, 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 5 ही उंगली है उसकी। तो स्ट्रक्चरली ऑर्गन्स वाइज हम सबके सेम है, छोटे बच्चे का भी सेम है, एक जो थोड़ा सा 7-8 ईयर्स का है और जो एडल्ट है 18 प्लस, सब सेम है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, साइज का डिफरेंस। ये छोटे बच्चे के हाथ छोटे छोटे होते हैं, इतने क्यूट क्यूट होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, कान बिल्कुल प्यारे छोटे छोटे होते हैं। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा वही चीज एक्सपेंड करती जाती है ना। तो आपने भी आंसर अपना ऐसे ही लिखना है, आपके आंसर की कोई भी डायमेंशन कम नहीं होनी चाहिए। इंट्रो आपने सब में लिखना है, कंक्लूजन आपने सब में लिखना है, बॉडी सब में लिखनी है, उसके डायमेंशंस भी आपने हर एक में लिखनी है। हाँ, उसके अंदर जो कंटेंट लिखोगे वो थोड़ा सा कम कम आपने लिखना है। अब कम का मतलब ये नहीं है कि आपने उधर 4 चीजें लिखनी थी तो 2 चीजें लिखनी, ना ना, आपने चीजें कोशिश करनी सारी लिखने की, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन कम करना है, एग्जाम्पल्स के तौर पे ज्यादा बताना, केस स्टडी ज्यादा देनी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम ज्यादा देना है, बुक का नाम ज्यादा देना है, उसने कहीं जाके किसी ट्राइब में कोई केस स्टडी की है वो ज्यादा देना है, प्लस वाई इन न्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैंने अपने आंसर्स में इस्तेमाल किया था, कहीं नहीं मिलता है, मैंने इसको क्रिएटिवली थोड़ा सा ट्राई किया था कि मैं, क्योंकि करंट को बहुत फोकस करता हूँ, तो करंट मुझे कैसे हेल्प करता है, जब कोई क्वेश्चन आया होता था ना तो मैं अपने माइंड में बताता था कि यार ये क्वेश्चन इस वजह से आया न्यूज में, ये चीज न्यूज में थी, आप भी कर पाते होगे। लेकिन एक हो गया कि हाँ हमें पता चल गया, अब हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। एक होता है एग्जामिनर को कन्वे करना, भाई ये देख मुझे पता है ये क्वेश्चन तूने पेपर में क्यों डाला हो। तो उसके लिए क्या करोगे, छोटा सा एक अलग से डायमेंशन बना दोगे, इंट्रो के बाद वाई इन न्यूज, उसमें डाल दो कि भाई ये न्यूज में था इस वजह से आया। अगर वहां नहीं डाल सकते, जहां आप केस स्टडीज लिख रहे हो, जहां पे आप छोटे छोटे पॉइंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, उसी के अंदर जाके लिख दो कि वाई इन न्यूज, तो वहां लिखो। जैसे अभी आपको देखो अभी ऑस्कर मिला है एलिफेंट विस्परर को। अब अगर मान लो आपको इस बार आ गया ट्राइब्स ऑफ नीलगिरी, नीचे वाले, तो नीलगिरी तो नहीं, वो कुट्टन है जो कर्नाटका वाले बॉर्डर पे है, वेस्टर्न घाट्स आ सकता है, ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न घाट। फिर उसके आगे पीछे जो नेशनल पार्क्स वगैरह हैं वो अगर पेपर में आ गया,
चाहे एंथ्रो में नहीं भी आया, मान लो आपको GS1 में ज्योग्राफी में आ गया या GS3 एनवायरनमेंट में आ गया, लिखो वहां पे कि रिसेंटली एलिफेंट विस्पर जो है ये एक मूवी है, ये कुटानाया ट्राइब पे बनी हुई है, वहां पे जो एलिफेंट्स के बच्चे होते थे उनको रेस करने के लिए ह्यूमंस और एलिफेंट्स के बीच में जो बॉन्ड है वो दिखाया गया, तो क्यों नहीं आपको नंबर देगा? वो रिलेट कर लेगा चीजों को कि हाँ ये एक सीरियस एस्पिरेंट है, ये ऑलरेडी न्यूज पढ़ रहा है और न्यूज पढ़ के ये जो है इस तरीके से चीजें लिख रहा है, तो आपको नंबर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अब समझ आ गया, आपने उस ग्राउंड पे एक क्वेश्चन को 10 मार्क में लिखना है, फिर 15 में लिखना है, फिर 20 में लिखना है। ये हो गया पेपर 1। अब मैंने एक्सप्लोर आपको काफी कर दिया, अब हमारी ब्रेक होगी खत्म, अब हम वापस चलते हैं अपने सिलेबस पे और हम डिस्कस करते हैं पेपर 2 को थोड़ा सा। चलो आप लोग खोल भी सकते हो, या मेरी स्क्रीन पे देख लो या अपने नोट्स में ही देख लेना जो मैंने भेजा हुआ आपको। चलिए इसमें आ जाइए अब नीचे, ये पेपर 1 ऊपर सिलेबस है ना ये आ गया पेपर 2। देखो पेपर 2 जो है ना कंपैरेटिवली ये बहुत आसान है, बहुत छोटा है, टाइम पीरियड इसमें ना हाफ भी नहीं लगता पेपर 1 का। पेपर 1 में जितना हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं ना उतने में पेपर 2 पूरा खत्म हो जाता है। तो हम भी जैसे अभी पढ़ेंगे ना, तो हमारा कोर्स का ड्यूरेशन है अराउंड, मैं लेके चल रहा हूँ 4 मंथ्स। मैं जल्दी खत्म नहीं कर सकता, वैसे तो 3 मंथ्स में भी खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे आदत है कि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँ, आराम से पढ़ाऊँ और कंसेप्ट कोई भी स्किप ना हो। जो चीज मैं आज पढ़ाऊंगा ना क्लास में, कल मैं पहले हो सकता है कि 10 मिनट उसको रिवाइज करने में लगाऊं, आपको उसका ओवरव्यू दूं, आपसे सवाल भी पूछूंगा मैं डेली। ठीक है, इस क्लास में ये रहेगा कि आप जो भी एक दिन पढ़ रहे हो ना आपको रिवाइज करके आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लिसिटली मैं नाम लेके पूछूंगा यहाँ पे। ठीक है, और हो सकता है कि जैसे मैंने अभी अपनी ऑडियो ऑन रखी है, मैं आपकी भी ऑडियो ऑन रखा के आपसे सवाल पूछूंगा ये। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, न्यूज प्लस क्या चीज, जो भी हम एक दिन पहले पढ़ेंगे वो चीज। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि देखो आप लोग सीरियस हो जाओगे और आप पास कर जाओगे। अगर आप मेरे से जुड़ रहे हो तो देखो मेरी भी जिम्मेवारी है ना कि आपको मुझे पास करवाना है, तो इसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, एफर्ट और लगाने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करने की आदत नहीं हो, तो आपको फिर इस तरीके से पढ़ाई करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक मुझे तो आपको इन करवाना ही है जैसे भी हो, चाहे उसके लिए मुझे आपको सवाल पूछना पड़े तो मैं पूछूंगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा उस चीज के लिए। ठीक है, ये आप लोग पहले से अपना माइंडसेट बना लेना। ये कोई एक ऐसे मोनोटोनस क्लास नहीं होगी वन वे की सिर्फ मैं ही पूछ रहा हूँ, आप वहां से चुप किए होंगे, आपको भी आंसर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो पेपर 2 कंपैरेटिवली जल्दी खत्म हो जाता है। इसमें है क्या, पेपर 2 के भी 2 एस्पेक्ट्स हैं, इसका पार्ट ए है और पार्ट बी है। जो पार्ट ए है ये डील करता है इंडियन ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजी इसको बोलते हैं, और पार्ट बी जो है उसको जनरली ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। इनके जो मैं बोल रहा हूँ इनके वर्ड्स में मत जाना, क्योंकि इनके अंदर इसके अलावा भी काफी कुछ है। जैसे अगर पार्ट पेपर 2 का पार्ट ए अगर हम लेते हैं तो ये चैप्टर 1.1 जो आपको दिख रहा है, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, प्री हिस्ट्री, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, तो भी आपने देखा कि पेपर 1 में भी जो चैप्टर नंबर 1.8 बी है उसमें भी ये सब कुछ है। तो फिर यहाँ पे क्यों आया दोबारा? तो देखो काफी सारी चीजें ओवरलैप करेंगी जो पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, तो हमने इसको पेपर वाइज नहीं पढ़ना है, हमने इसको एक ही बार पढ़ लेना है। जनरल कंटेक्स्ट क्या है कि पेपर 1 में जो चीजें हैं ये वर्ड लेवल की, ठीक है, वहां पे जब आया होगा मीजोलिथिक तो वो बात करेगा ओवरऑल पूरे वर्ड की। ठीक है, और पेपर 2 में जब मीजोलिथिक आएगा तो वो बात करेगा कहाँ की, इंडिया की। लेकिन ये सिर्फ सिलेबस के लिए है, पेपर के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर में आप जितना इंटरलेट करके लिखोगे आपको पर्सनली मेरे अकॉर्डिंगली उतने मार्क्स मिलेंगे। कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मीजोलिथिक पेपर 1 में भी आ जाता है ना, तो आपने शर्माना नहीं है वहां पे इंडियन कंटेक्स्ट में बात करने से। आपने लिख देना, आपने पहले वर्ड का लिखना है, फिर आपने साथ साथ इंडिया का भी कंटेक्स्ट देते जाना है। और अगर पेपर 2 में इंडियन आता है ना, तो आपने इंडिया के साथ साथ थोड़ा थोड़ा वर्ड का भी लिखते जाना है। यानी कि हमने एग्जामिनर को कभी भी मोनोटोनस नहीं लगने देना, हमने उसको बताना कि ये देखो सर ये आपने पूछा था, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा हुआ, लेकिन उसको ये नहीं लगना चाहिए कि जो पूछा वो नहीं लिखा आपने। जो उसने पूछा पहले हम वो बताएंगे, उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद थोड़ा थोड़ा हिंट उसको कराते जाएंगे, जरा जरा हम उसको बताएंगे ये देखो वर्ड लेवल पे भी हमें पता है, चाहे मैप ही बना दें चाहे थोड़ा सा बना दें। तो उस लेवल से ये चैप्टर 1.1 एवोल्यूशन हम एक ही बार पढ़ेंगे, दोनों जगह कवर हो जाएगा। और उससे आपका हिस्ट्री का जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना वो यहीं पे कवर हो जाएगी आपकी। तो आपको हिस्ट्री का काफी सारा एस्पेक्ट मैं यहीं पे कवर करवा दूंगा। हिस्ट्री आपकी दोनों जगह आती है, जीकेएसएसबी में भी आती है ना, बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स बताओ, हड़प्पा कहाँ है, कब डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर करी, तो सेम हम यहाँ पे भी कर लेंगे। फिर आगे पेलियो,
पेलियो क्या होता है, ये फोसिल से डील करता है, ये सबसे आसान चैप्टर है, इसमें 3 ही आएंगे, रामापिथिकस, शिवापिथिकस, नर्मदा मैन। हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, और रिपीट भी कैसे होता है, जैसे एक साल रामापिथिकस आया, फिर अगले साल शिवापिथिकस आ जाएगा, फिर अगले साल नर्मदा मैन हो जाएगा, और उसमें याद क्या करना है, इसको सीधे रट्टा मारना है। ये मैं आपको इतनी ईजी लैंग्वेज में इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा और आपको समझाऊंगा कि आप ये कुछ इसमें से चैप्टर है ना उसको पढ़ोगे ही नहीं, आप पहले ही इसको पढ़ के रख लोगे साइड में, आपको पता है एज इट इज पेपर में आएगा और मैंने एज इट इज इसको छाप देना है जाके। तो कुछ चीजें हमें स्मार्ट वर्क करनी पड़ती है, हम हर चीज पे इतना फोकस नहीं ना कर सकते। ये चीज मैं आपको पहले ही समझा के रख दूंगा, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई करंट से अगर कभी न्यूज में आ गया तो वो चीज मैं आपको खुद ही यहीं से लिखवा दूंगा। फिर थोड़ा आगे चलो 1.3, इसमें एथनो आर्कियोलॉजी आ जाता है, फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल आता है, ये मैम सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर मेन पेपर 2 जो है, ऐसे देखा जाए तो वो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम। इसमें क्या आएगा, जैसे वर्णाश्रम रहता है, पुरुषार्थ रहता है, कर्मा, ऋण, रीबर्थ। क्या होता है वर्णाश्रम, बताओ जरा मुझे, टाइप करके बताओ वर्णाश्रम क्या होता है। ये तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके लिए अंतरों पढ़ने की जरूरत है नहीं, बच्चों को पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास ही है। जिनको नहीं पता है ना वो भी सुनते रहना, अभी जब बच्चे टाइप करेंगे ना, आप देखना आपको लगेगा यार ये चीज तो हमारे घर में होती है, तो मुझे क्यों नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। हाँ, मुस्कान ने आंसर दिया आश्रम्स ऑफ लाइफ, वेरी गुड मुस्कान। अब मुझे आश्रम्स की कुछ एग्जांपल्स बताओ। सुरभि, अखिल, और भी लोग टाइप कर रहे हैं, जल्दी टाइप करो गाइस। नहीं अखिल, आप सही जवाब नहीं दे रहे हो। वैश्य, शूद्र, शास्त्री, वो एक्चुअली क्या है, वो वर्ण आश्रम नहीं है, वो वर्ण सिस्टम है, ये वर्ण आश्रम है। ये देखो अंकित ने सही जवाब दिया है, नीरज ने सही दिया है, इंशा ने सही दिया है, शुरभि ने सबसे बेस्ट दिया है। आश्रम अलग चीज है और वर्ण सिस्टम अलग चीज है। वर्ण जो आप अखिल बता रहे हो ना, वो क्या है, हमारे यहाँ चतुर्वर्ण, उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण आ जाएगा, वो अलग चैप्टर है। वो देखो वो 3.2 में ये वाला है जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है वर्ण एंड कास्ट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना इससे, वर्ण आश्रम अलग चीज है। वर्ण आश्रम क्या है, हमारे आश्रम सिस्टम होते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, स्टेज ऑफ लाइफ क्या होगा, जैसे जैसे जब आप लोग पैदा होते हैं फिर स्कूल जाते हैं ना, पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट लाइफ, तो स्टूडेंट लाइफ को वर्ण आश्रम स्टूडेंट लाइफ को बोला जाता है कौन सा वाला आपका, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का आपने पालन कर, फिर जब आप पढ़ लिख के नौकरी लग जाती है, फिर आपकी शादी होती है, तो उसको बोलते हैं गृहस्थ जीवन। तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाते हो। फिर जब आप गृहस्थ जीवन एक टाइम पे जैसे आपकी रिटायरमेंट होती है, फिर आप वनप्रस्थ जीवन में एंटर करते हो, और लास्ट में रिटायरमेंट के बाद एक ऐसा वक्त आ जाता है जब आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सब किसको टेक ओवर दे देते हो, अपने बच्चों को, और खुद फिर आप फ्री हो जाते हो। उसको फिर हम बोलते हैं संन्यास। ठीक है, तो संन्यास लास्ट में आता है, संन्यास के बाद जनरली डेथ हो जाती है, और एज पर हिंदू सिस्टम क्या होता है, फिर दोबारा से रीबर्थ होता है। तो ये है वर्ण आश्रम, हमारे 4 होते हैं। तो वैसे इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे इसको, तो अंग्रेजों ने इसका कंसेप्ट राइट डी पैसेजेस के से भी दिया हुआ है, ट्रेडिशनली हम लोग उसको वर्ण आश्रम बोलते हैं। तो देखा ये चीजें तो हमें सब, अगर आप लोग इंडिया में रहते हो, घर में रह रहे हो, तो हमारे यहाँ टीवी में महाभारत चल रही होती है, रामायण चल रही होती है, तो उसमें यही सब कुछ समझाया जाता है। इनफैक्ट आपके घर में भी बोला ही जाता होगा ये सब कुछ। फिर आगे पुरुषार्थ का कंसेप्ट आ जाता है। पुरुषार्थ क्या होता है, बताओ जरा। हाँ, अजय ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मुस्कान ने, सुरभि ने, अमनप्रीत ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। गाइस, आप जो बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो ना, आपको लॉस होगा बाद में। आप प्लीज सारे पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये क्लास जितनी इंटरेक्टिव होगी इतना अच्छा रहेगा। प्लीज एवरीवन पार्टिसिपेट। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, यू आर लूजिंग अलॉट। अजय ने बिल्कुल सही जवाब दिया है 1 2 3 4 करके, क्यों, क्योंकि ये साइकिल है पूरा। ठीक है, मुस्कान ने बताया गोल्स। ठीक है, पुरुषार्थ हैं गोल्स, वेरी गुड मुस्कान। गोल्स ऑफ लाइफ होते हैं, और इनमें भी 4 आते हैं, कौन कौन से, धर्म, शाबाश, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 चीजें आती हैं इसमें, बिल्कुल नीरज ने बिल्कुल सही आंसर दिया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हम पढ़ ही रहे होते हैं, हर एक इंसान आपको घर में बोलता है, जैसे मेरा घर है, तो मेरी जो मदर है वो क्या करती हैं, वो जैसे आस्था चैनल आता है, तो आस्था चैनल में जैसे गुरु जी आते हैं, अनिरुद्धा जी, तो अनिरुद्धा जी का वो जब प्रवचन सुन रहे होते हैं, आपके भी अगर आप
हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अगर आप इस्लाम से हैं, क्रिश्चियनिटी से हैं या सिखिज्म से हैं, तो आपके घर में भी तो जो रिलीजियस चीजें हैं वो देखी जाती होंगी। तो हर रिलीजन में है ये चीज, है ना। धर्म यानी कि आपको अपने रिलीजन का जो लॉज हैं उनको मानना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। एक इंग्लिश की सेइंग है ना, जो भी आप बोओगे वही बेसिकली कल को काटोगे ना। जैसा बोओगे वैसा ही हुआ, जो वैसे ही चीज आएगी। अगर आप कांटे बो रहे हो तो बाद में फूल थोड़ी खिलेंगे उसमें, ठीक है। तो वो वही कंसेप्ट है धर्म का। अर्थ थोड़ा सा आ जाता है इकोनॉमी वाला, फिर आगे काम आ जाता है, काम आ जाता है सेटिस्फेक्शन वाला। सो उसमें सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन भी हो सकती है और बाकी लिनिएज आगे बढ़ाना जैसे रिप्रोडक्शन वाला है वो भी हो सकता है, और मोक्ष आता है लास्ट में, ठीक है। मोक्ष हर किसी को नहीं मिलता। तो ये कैसे पढ़ा जाता है, वर्ण आश्रम को रिलेट करके पढ़ा जाता है पुरुषार्थ से, जैसे दोनों को इंटरमिक्स करके पढ़ा जाता है। जैसे वर्ण आश्रम में हम गए ब्रह्मचार्य, तो ब्रह्मचार्य में हमारा क्या गोल था। ब्रह्मचार्य यानी कि आप स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। अब स्कूल जाते टाइम, पढ़ाते टाइम आपका और कोई गोल तो नहीं होना चाहिए ना। आपका शादी करने का गोल स्कूल जाते ही नहीं हो जाना चाहिए। उस टाइम आपका गोल क्या होना चाहिए, गुरु की बात मानना, ठीक है। या फिर अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से करना, नोट्स टाइम पे बनाना, टेस्ट सीरीज देना, मॉक लगाना, ये होने चाहिए आपके गोल्स इन वर्णाश्रम। यानी कि आपको धर्म का पालन करना है ड्यूरिंग ब्रह्माश्रम, ड्यूरिंग स्टार्टिंग वाला। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, जब आप नेक्स्ट स्टेज में एंटर करते हो, कौन सी वाली स्टेज, आपकी गृहस्थ स्टेज, जब आपकी शादी होती है। तो जब आपकी शादी होती है फिर आपको अर्थ भी कलेक्ट करना, अर्थ यानी कि इकोनॉमी। तो फिर आप घर बनाओगे ना अपना, आपने अपना परिवार चलाना है, तो फिर आपको अर्थ वाला थोड़ा सा काम करना पड़ता है, काम वाला भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, रिप्रोडक्शन के बगैर तो संसार नहीं ना चल सकता। अगर आप रिप्रोड्यूस ही ना करो तो संसार कैसे चलेगा। इनफैक्ट जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बुद्धिज्म जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो बुद्धिज्म प्लस जैनिज्म सॉरी, तो जैनिज्म में क्या हुआ था, जब जैनिज्म में हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे तीर्थंकर्स हैं, वो सबसे लास्ट तीर्थंकर जो हमारे आए थे, श्री महावीर जैन जी। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रिंसिपल दिया, और उस प्रिंसिपल में उन्होंने बोला कि हमें सेलिबेसी मेंटेन करनी है। सेलिबेसी का क्या मतलब है कि हमें बेसिकली शादी नहीं करनी है, हमें बिना शादी के रहना है। तो आप अगर मुझे बताइए, आप लोग खुद सोच के चलो कि कोई ऐसा रिलीजन है जो ये बोल रहा है कि हमें शादी ही नहीं करनी है। तो क्या, जब शादी अगर वो लोग नहीं करेंगे तो उनका रिलीजन आगे चल सकता है? बताओ जरा मुझे टाइप करके, कि किसी रिलीजन में अगर हम बोल दे सेलिबेसी करनी है, मतलब शादी नहीं करनी है, तो क्या वो रिलीजन आगे बढ़ सकता है? वो कैसे बढ़ेगा? जब कोई शादी नहीं करेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो इन फ्यूचर मान लो आज की डेट में मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं शादी ना करूं तो मेरी लिनेज आगे कैसे चलेगी? फिर इस रिलीजन में और लोग कहाँ से आएंगे? नहीं आ सकते, है ना। तो फिर बाद में इन फ्यूचर जाके उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हमें अटेन करने की कोशिश करनी चाहिए इन सबको, लेकिन हर कोई इंसान नहीं कर सकता। जो कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता वो नहीं करे। तो जो काम वाला कंसेप्ट था, महावीर जैन जी ने कोशिश करी काम को हटाने की, लेकिन बिना काम के क्या काम चला? नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि भाई जब आप शादी नहीं करोगे, आप मतलब कि रिप्रोड्यूस नहीं करोगे, तो आगे और पॉपुलेशन कैसे आएगी? आप में रिलीजन में लोग संसार कैसे चलेगा? तो हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आगे मोक्ष, काम और मोक्ष आगे चल के, अगर इन केस आपने जो जितने भी आपके ये साइकिल हैं, वर्ण आश्रम्स हैं, जैसे आ गया आपका जब आपने शादी की, फिर आप रिटायरमेंट में आते हो तो संन्यास वगैरह लेते हो, लास्ट में देखा जाता है कि क्या आपने सब कुछ अच्छे से किया। अगर आप धर्म का पालन कर रहे होगे तो फिर आपको मोक्ष अटेन होगा। इन केस आपने धर्म का पालन नहीं किया, यानी कि इस तरीके से आता है, जैसे मैं टाइप करके बताता हूँ। जैसे पहले ब्रह्मचार्य में थे, ठीक है, फिर इसके बाद हम आए गृहस्थ में, फिर आए हम किसमें, वानप्रस्थ में, फिर आए हम संन्यास में। तो ये साइकिल ऐसे घूमता है, ये मैं आपको लिखाऊंगा जब हम ये पढ़ेंगे। तो संन्यास के बाद, और इनको सेंट्रल टेंडेंसी क्या आती है, धर्म। धर्म सबको रेगुलेट करके रखता है। इन केस आपने सब कुछ अच्छा अच्छा किया तो फिर लास्ट में संन्यास के बाद ना आप इस साइकिल से मुक्त हो जाते हो, इसको बोलते हैं मोक्ष। अगर आपने ड्यूरिंग दिस कोर्स कहीं पे भी गड़बड़ करी है, मान लो ब्रह्मचार्य में हो, लेकिन कर क्या रहे हो, काम प्रैक्टिस कर रहे हो या अर्थ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर ये वायलेट हो जाता है। फिर मतलब आपको इस जन्म में तो मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको वापस किस में आना पड़ेगा, रीबर्थ होगा आपका। तो जैसे हिंदू
माइथोलॉजी बोला जाता है कि कितने करोड़ आपको जून्स होते हैं, फिर उसके बाद आप दोबारा इंसान बंदा पैदा होता है। तो यानी कि आपको उतने अलग अलग रीबर्थ लेने पड़ेंगे, फिर जाके आपको दोबारा इंसान का बर्थ आएगा। तो मतलब उतनी स्पीशीज में आपको घूमते ही रहोगे। तो ये जो जीवन चक्र है इसमें घूमते रहोगे। तो ऐसे ही मैं क्लास में बताता हूँ कि आप लोग अभी यूपीएससी के चक्र में पड़े हुए हो। तो अगर आप लोग धर्म का पालन करोगे तो आप जल्दी से ही इसको एग्जिट मार जाओगे। ठीक है, यहां से आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष। इन केस आपका जो धर्म है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, धर्म आपका इस वक्त क्या है? पढ़ना। और पढ़ना कैसे कैसे? उसके सब टाइप खोलो। सब टाइप क्या खोलोगे? कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से करना है, टीचर की बात माननी है। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ करंट अफेयर पढ़ के आना है तो आपने पढ़ना है। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ आंसर लिखना है तो आपने आंसर लिखना है। फिर मैं आपको बोलूंगा अगर कि भाई टेस्ट देना है तो आपने टेस्ट देना है। टेस्ट वाले दिन आपने छुट्टी नहीं मारनी, बहाना नहीं मारना। अब कई बच्चे हैं क्लास में वो छुट्टियां बड़ी मारते हैं, एक दिन आते हैं फिर 2 दिन आएंगे नहीं, 3 दिन नहीं आएंगे। तो देखो, आपको पूछा जाएगा कि आप किससे पढ़ रहे हो। तो आप मेरे से पढ़ रहे हो, विशाल से पढ़ रहे हो जो जिसने खुद टॉप किया है। अगर आप मेरे से पढ़ के आप टॉप ना कर पाओ तो फिर क्या फायदा? तो लोग, अगर आप कहीं पे कोई सवाल आपको कोई थर्ड पर्सन पूछ रहा है और अगर आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो तो वो आपकी बेइज्जती नहीं होगी, वो मेरी बेइज्जती होगी इनडायरेक्टली। तो मैं अपनी बेइज्जती तो नहीं करवाने वाला। ठीक है, तो मैं आपको खींच के रखूंगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा इंडिविजुअली, एक एक को पूछूंगा। तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी, तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे क्लास स्टूडेंट से पूछ सकता है। तो वो उनको पूछ सकता है कि मैं उन्हें डेली पीरियोडिकली किस बेसिस पे सवाल पूछता हूँ, आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन। तो आपने हर एक चीज करनी, मॉक टेस्ट देने हैं और क्लास टेस्ट देने हैं। जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस ऐप में आपके लिए टेस्ट भी प्रोवाइड करूँ। ठीक है, वहां पे मैं आपको प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज दूंगा। ठीक है, और भी डेली बेसिस पे अगर मैं हो सकता है मैं एंथ्रो के भी ऑब्जेक्टिव बना के आपको दे दूं। कहीं पे भी आपने ये चीज सुनी नहीं होगी कि मैं आपको एंथ्रो के एमसीक्यू दे दूंगा। प्रीलिम्स में तो नहीं आएंगे, लेकिन उससे होगा क्या, उसकी आपकी लर्निंग हो जाएगी। जब आप आंसर गलत लगाओगे ना, आपके आंसर ठीक हो जाएंगे। ठीक है। सुप्रिया क्या बोल रहे हो? वी हैव टू बाय 2 नोटबुक्स, 1 यूपीएससी एंड थिन वन। हाँ सुप्रिया, आपको 3 नोटबुक्स लेनी पड़ेगी, एक यूपीएससी वाली और 2 थिन वंस। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। एक में मैं लिखाऊंगा आपको केस स्टडीज, और दूसरी आप लोग लोगे ये जो आपकी यूपीएससी वाली मोटी नोटबुक होगी ना, इसके क्रिस्प नोट्स बनाने के लिए। तो उसमें से मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा वो, कि क्या क्या चीजें लगानी है। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम होंगे, कुछ बुक्स के नाम होंगे, कुछ केस स्टडीज होंगी, वो मैं कल सुनाऊंगा आपको क्या क्या करनी है। एक में हम ट्राइब्स भी लिखेंगे, ट्राइब्स की एथनोलॉजी के लिए भी मैं आपको दूंगा, वो कल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कास्ट की चीजों को पढ़ते हैं, फिर आगे हम इसमें विलेज की चीजों को पढ़ते हैं। तो ये विलेज वाली एक चैप्टर नंबर 4 है। इस बार यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है और 65 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से पूछे, चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, सोच लो आप, 65 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से। तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अब जेकेपीएससी भी यहाँ से सवाल पूछेगी, और पूछा है जेकेपीएससी ने इस साल। उसने बड़े सारे सवाल पूछे, आप देखो, मार्गरेट मीड पूछा उसने, रुथ बेनेडिक्ट पूछा उसने, और भी बड़ा कुछ, कार्वे पूछा, बड़ा कुछ पूछ ले रहा है वो यूपीएससी के पीएससी। तो पीएससी जो हमारा है ये कॉपी करता है यूपीएससी प्लस अदर स्टेट पीएससी। तो मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई थी वो मुझे कोई सपना थोड़ी आया था, मैंने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले। बाकी स्टेट की जो पीएससी थी, जो आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं आपके लिए करूंगा। बाकी स्टेट जैसे यूपी के पेपर हो रहे हैं, एमपी के पेपर हो रहे हैं, महाराष्ट्र, सारे स्टेट्स के तो हर साल होते भी नहीं है, कुछ कुछ के ही होते हैं। तो उनके एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में उनको कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सब मैं लेके आता हूँ आपके लिए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि जितनी भी स्टेट पीएससी है ना, ये यूपीएससी को बोलती है पेपर बनाने के लिए, और यूपीएससी ने अपने बंदे रखे हुए हैं पेपर बनाने के लिए। यूपीएससी उन सबको पेपर बनाने के लिए देती है, और ये बंदे इनको पेपर लिख के भेजते हैं। अब एंथ्रो का मान लो एक पेपर है, उसने पहले यूपी वालों के लिए पेपर बनाया, कल को सेम टीचर को जम्मू कश्मीर वालों ने भी अप्रोच किया, ये सेम लाइंस पे ही पेपर डालता है। यहां से होता है आपका पेपर रिपीटेशन। जो चीज मैंने, ये स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी एक बार अप्लाई कर चुका हूँ अपने पेपर में भी, और उसके बाद जो मैंने अभी मॉक टेस्ट बनाए थे, मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं ऑलरेडी मेरे, जो विशाल जेकेएस वाला चैनल है ना, उसमें आप देख लेना। उसमें देख लेना, आपको पता चल जाएगा मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। वो तो पहले के पेपर डाले हुए ना मैंने, ये स्ट्रेटजी वर्क करी है मेरी। ठीक है, तो ये आपकी भी करेगी। और अब आपको करना नहीं है, मैं आपको ये सारा कुछ प्रोवाइड करूंगा, अलग से नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगा इसके। मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वहीं वहीं आपको बताता चलूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है आपने, ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। पीएससी के पेपर सब मैं आपके लिए लेके आऊंगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली इंडियन विलेजेस पढ़ेंगे हम इसके बाद। यहाँ तक हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 5 तक क्या हो जाता है हमारा पार्ट ए ऑफ पेपर 2।
फिर आगे स्टार्ट होता है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, ये है बेसिकली पेपर 2 का पार्ट बी। ठीक, तो इसमें ट्राइब्स के बारे में पूछा जाता है, ये मोस्टली करंट अफेयर ओरिएंटेड। करंट अफेयर के लिए आपने इसके अलावा और क्या क्या सोर्सेज होंगे, जो भी होंगे, जैसे योजना होगा, कुछ भी होगा, उन सब के क्रिस्प नोट्स बना के मैं आपको दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आपको अलग से बॉदर करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ आपके लिए लाके आपको क्लास में नोट्स जो होंगे, पीडीएफ वगैरह जो भी होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐप हम बना रहे हैं, ऐप पे भी हम लोग अपलोड कर देंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपके पास सब कुछ अच्छे तरीके से एक ही जगह प्रेजेंट होगा। आप मस्त एकदम सिर्फ पढ़ो, जवाब दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी आपको नोट्स वोट्स इकट्ठे करने की कोई टेंशन नहीं होगी, वो सब आपको मैं यहीं पे प्रोवाइड करूंगा। इस तरीके से फिर हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स क्या हैं ट्राइबल कम्युनिटीज में, वो देखेंगे। फिर उसके बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे मान लो कोई, जैसे नर्मदा, आपने देखा कि नर्मदा आंदोलन काफी देर चला। नर्मदा क्या है, नर्मदा एक रिवर है जो कि एमपी गुजरात में है। ज्यादातर इस पे प्रोटेस्ट गुजरात में चले, क्योंकि क्या हो रहा था गुजरात में, जैसे हमने देखा वहां पे हमने कौन सा स्टैच्यू बनाया हुआ, बताओ मुझे। जैसे वो वहां पे वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैच्यू बनाया है, उसका नाम क्या है, उस स्टैच्यू का नाम बताओ। तो उसमें किया क्या कि हमने डैम बनाया नर्मदा रिवर पे। तो नर्मदा रिवर पे जब हमने डैम बनाया ना, उसके लिए जब हम डैम बनाते हैं यानी पानी को रोकते हैं, तो बहते पानी को अगर आप रोकोगे तो क्या होगा, उसके आसपास का जो भी जलवायु होगा उसमें पानी इकट्ठा होगा। तो वहां पे मान के चलो कि अगर ट्राइबल्स रह रहे हैं, तो ट्राइबल्स क्या रह पाएंगे, आपको नहीं लगता उनका घर खराब होगा। तो घर, क्योंकि ट्राइबल्स के वहां पे तबाह हुए, तो ट्राइबल्स को हमें रिहेबिलिटेट करना चाहिए था कहीं अच्छी जगह, वो हमने किया नहीं टाइमली, तो उसके लिए ट्राइबल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यानी कि बड़ी बार क्या होता है कि हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ये इम्पैक्ट कर देते हैं किसको, ट्राइबल्स को, और उनकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिहेबिलिटेशन की वजह से, वो हम सब यहाँ देखेंगे। तो इसी तरीके से सिर्फ ट्राइबल्स नहीं है, बेशक नाम ट्राइबल्स है, देखो इसमें शेड्यूल कास्ट भी आएंगे, शेड्यूल ट्राइब्स आएंगे, ओबीसीज आएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या क्या है, ये आपका पॉलिटी कवर कर जाएगा। यहाँ से मैं आपको पॉलिटी की भी काफी सारी चीजें, जैसे फंडामेंटल राइट्स में दिया होगा, डीपीएसपी में दिया होगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह, वो सब आपका मैं यहीं पे थोड़ा थोड़ा आपको समझाता जाऊंगा साथ साथ। फिर सोशल चेंज देखेंगे कि कंटेम्पररी ट्राइबल सोसाइटी में, जैसे आज की डेट में तो काफी सारे ट्राइब्स हैं, वो एक्चुअल में ट्राइबल्स नहीं ना रहे, तो वो सारी चीजें हम कवर करते करते ऐसे इस तरीके से करेंगे। टाइम हो गया है, मेरी बैटरी भी खत्म होने वाली है, तो इसलिए हम इसको आज जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। थोड़ा सा जो लास्ट का रह गया एस्पेक्ट, ये मैं आपको कल बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी आज फर्स्ट क्लास थी गाइस। तो हमारी अभी 3 क्लासेस डेमो चलेंगी। आज मैंने आपको ओवरव्यू दिया क्योंकि काफी बच्चे नए थे। वैसे यूट्यूब पे जब मैंने स्टार्ट करा था ये, मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें एक बार बता चुका हूँ। चलो, आपको ब्रशअप हो गया, काफी सारी चीजें आपको पता चल गया कि इस कोर्स में हम करने क्या वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चीज मिली होगी। ये इस तरीके से ही आप एक अपना जो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस है, इसको आप लोग प्रिंट आउट कर लीजिए और उसकी 2-3 कॉपीज निकलवा लीजिए। एक कॉपी आपने जहां पे भी आप पढ़ रहे हो वहां पे पेस्ट कर लेनी है अपनी वॉल पे। एक कॉपी आपने हमेशा हार्ड कॉपी अपने बगल में रखनी है। जब भी मैं आपको जो चीज पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको इंटर रिलेट करके कंसेप्ट बताता हूँ अलग अलग जगह पे। अच्छा, इसको बंद कर देता हूँ ना, मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ। काफी सारी जगहों पे क्या होना है, एक सेकंड में स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूं। काफी सारी जगहों पे मैं आपको क्या करता चलूंगा, मैं आपको इंटरलेट करवाता चलूंगा। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया तो बता दिया जजमानी सिस्टम, जाओ पेपर 2 चैप्टर 3.2, तो फिर आपको वहां पे जाना है उस अपने सिलेबस में और अंडरलाइन कर लेना उसको। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इस तरीके से चीजों को बिल्डअप करते चलेंगे। मैं सिलेबस आपका कॉम्प्रिहेंसिवली करता हूँ। किसी एक बच्चे ने हमें सवाल पूछा था कि सर आप थ्योरीज कैसे कवर करेंगे, तो सर मैं थ्योरीज वैसे कवर करता हूँ कि मैं जहां जो कंसेप्ट आता है वहीं पे आपको थ्योरी बता देता हूँ। तो मैं डेली बेसिस पे आपको थ्योरीज इस तरीके से समझाता जाऊंगा कि जब तक आप चैप्टर 6 पे पहुंचोगे ना, आपको थ्योरी पहले ही आ गई होंगी सारी, सिर्फ कुछ को छोड़ के जिनका डायरेक्ट रेफरेंस नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी करूँ। तो हम एक बार पहले पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, साथ साथ मैं आपको थ्योरीज का कंसेप्ट देता जाऊंगा, और जब तक हम चैप्टर 6 पे पहुंचेंगे तब तक हमारी थ्योरीज खत्म हो चुकी होंगी, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था। अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। किसी के जो भी सवाल रहेंगे वो आप करो, और गाइस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दो इस बैच की। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, हम आपकी बैक एंड पे प्रोसेसिंग करेंगे। तो ऐसा ना हो थर्ड डे आप लोग लास्ट मोमेंट पे प्रोसेसिंग करो, तो फिर हम आपको इतनी जल्दी ऐड ही ना कर पाए ग्रुप्स में। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जिन्होंने पढ़ना है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा ली हुई है। तो हम सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पर्सनली मैं फिर अपने नोट्स वगैरह शेयर करने लग पड़ूंगा। तो मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं रखना चाहता। जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्टर करवाइए। कुछ बच्चे जो इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहते हैं आप इंस्टॉलमेंट्स में दे दीजिए, 15,000 पहले दीजिए,
10,000 आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है, पेपर 1 और 2 में नहीं रहेगा क्योंकि पेपर 1 लेंदी है, पेपर 2 जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम टाइम रखते हैं, 4 महीने का पीरियड है। आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी दे दीजिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट आप 2 महीने के बाद दे दिए। जिन्होंने पहले दे दिया उनका कोई वो नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो हमने सारा ही, पढ़ाना हमने सारा ही। तो उस हिसाब से चलेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा। कोई डाउट है आप हमें लिख के बताओ, हम उस पर आएंगे। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिन्होंने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है गाइस, ओके, थैंक्स अ लॉट। आप इसको कम्युनिकेट कीजिए, अगर आपके कुछ सीरियस फ्रेंड्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको कम्युनिकेट करो, उनको बताओ, उनको अवेयर करवाओ। क्योंकि देखो मैं इसकी ज्यादा पब्लिसिटी तो कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ना तो वैसे रिसोर्सेस हैं बाकी इंस्टीट्यूट्स के जैसे, और काफी सारे इंस्टीट्यूट्स मुझे डिमोटिवेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको भी करेंगे, तो उस चीज से बचना। मैं तो नहीं सोचता उस बारे में, क्योंकि मेरा विजन काफी हाई है। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे आता है वो बच्चों को पता चले, ठीक है, और बच्चे उससे सीखें। तो मेरा विजन काफी ब्रॉड है। आप लोग उस चीज से बचिएगा। हो सकता है कोई बच्चा बीच में वैसा कमेंट भी करे, फेक नेम लिख के। कल भी किसी बच्चे ने किया था, तो फिर उसको बच्चे फिर झगड़ रहे थे उसके ऊपर। तो फिर मैं वही चाहूंगा, मत झगड़ा करो, क्योंकि कुछ नहीं होता झगड़ने से, है ना। किसी इंसान की अगर इंटेंशन गलत है, वो गलत ही रहेंगी, हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ठीक है गाइस, सी यू, कल मिलते हैं हम सेम टाइमिंग पे। मेरी 1% बैटरी कभी भी बंद हो जाएगा ये। कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, डिनर कीजिए आप लोग अब। तो हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं। बाय। थैंक्स एवरीवन।